एपिसोड 101 सिद्धार्थ का कमरे से बाहर निकाला जाना। इधर मिस्टर जायसवाल और मिसेज जायसवाल भी अपने घर के लिए निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ की कार पैलेस के सामने आकर रुकती है। सी अपनी कार से बाहर आता है। वह तेज कदमों से सीधा घर की तरफ में कदम बढ़ा देता है। सिद्धार्थ बार बार टाइम की तरफ देख रहा था। इस समय 7:30 बज चुके थे। सिद्धार्थ ने जितना उम्मीद की थी वो उससे आधे घंटे पहले ही वो पहुंच चुका था, पर फिर भी वह जानता था कि उसकी बीवी उसके ऊपर बरसेगी जरूर। और इधर आरिश की भी कार सीधा आर्यन पैलेस के सामने आकर रुकती है। आदेश अपने कार से बाहर आता है और वह अपने कदम सीधा पैलेस के अंदर बढ़ा देता है। आरिश जैसे ही पैलेस के अंदर अपने कदम रखता है, वैसे ही उसकी नज़र नहीं हाल में सोफे पर ही बैठे अपने माँ पर चली जाती है। वही नूर जी सोफे पर बैठी अपनी घूरती में नज़रों से आरिश की खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। वही अपनी माँ की ऐसी नज़रों को अपने ऊपर पाकर आरिश अपना थूक निगलता है और फिर शांति से वह अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा देता है। आरिश नूर जी के पास पहुंचकर उनसे कुछ कहने का होता है, पर नूर जी उसे बिना कुछ बोल ही अपने कदम डिनिंग एरिया की तरफ बढ़ा देती है। हालांकि आरिश लेट नहीं था, पर फिर भी नूर जी उससे नाराज थी और यह बात उनके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। अब आगे आरिश अपनी मम्मा को इस तरह से गुस्से में देखकर कुछ पल शांति से उनकी तरफ देखते हैं और फिर वह भी उनके पीछे पीछे डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। वहीं नूर जी गुस्से से डाइनिंग एरिया के पास आकर अपने लिए और आरिश के लिए डिनर लग रही थी। वही आरिश जब देखता है कि उसकी माँ 2 प्लेट में खाना लगा रही है, तो उसे समझते देर नहीं लगता है कि उसकी माँ ने भी कुछ नहीं खाया है अब तक, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ जाते हैं। और आरिश अपने माँ की तरफ देखता है तो देखता है कि उसकी माँ उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चुपचाप प्लेट में डिनर लग रही है। पूरा डिनर निकालने के बाद वह आरिश का प्लेट चेयर के सामने रख देती है और खुद अपने चेयर पर बैठ जाती है। वही आरिश अपनी माँ की तरफ देखकर गहरी सांस लेता है और वह भी आकर अपने चेयर पर बैठ जाता है। अपने चेयर पर बैठने के बाद आरिश अपनी नज़र इधर उधर घुमाता है तो इस समय हॉल में कोई भी नहीं था। एक मेड जो उसे आते के साथ ही नजर आई थी, वह भी अब जा चुकी थी। आरिश अगर अपने चेयर पर बैठता है और वह अपनी नज़रें उठाकर अपनी माँ की तरफ देखता है जो उसे नहीं देख रही थी। आरिश अपना डिनर खाते हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोला, आई एम सॉरी मम्मा, मैं आपके हर्ट नहीं करना चाहता था, पर काम की वजह से मैं बिजी हो गया था और मैंने आपको बताया भी था, लेकिन मम्मा देखो मैं फ्री होते ही आपके पास आ चुका हूँ। प्लीज़ मम्मा माफ़ कर दीजिए। आरिश की बातें सुनकर नूर जी जो कोई जवाब नहीं दे रही थी, वह अब अपनी नज़रें घूर कर आरिश की तरफ देखती हैं और फिर वह गुस्से तमतमाते हुए बोली, आ गए, तुमने यहाँ पर आकर मुझ पर एहसान कर दिया है। अपनी माँ को इस तरह से गुस्सा होता हुआ देखकर आरिश को नहीं समझ पा रहा था कि आज उसकी माँ को हुआ क्या है, क्यों वह इतने ज़्यादा हाइपर हो रही है। आरिश अपने शांत आवाज में बोला, नहीं मम्मा, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था, आप प्लीज़ शांत हो जाए। मैं बस यही कह रहा था कि मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं आपका दिल दुखाने का। अगर मुझे अर्जेंटली वहाँ नहीं जाना होता तो मैं नहीं जाता, पर मुझे जाना था, क्योंकि अगर मैं नहीं जाता तो मेरे काम रुक जाते। नूर जी जो कि घर कर आरिश की तरफ देख रही थी, वह अब अपना मुंह बनाते हुए अपना डिनर करते हुए बोली, तुम बाप बेटे बस काम 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 ही करते रहो। ना उनके पास किसी चीज़ के लिए टाइम होता है और ना ही तुम्हारे पास। मैं जब भी तुम्हें बुलाती हूँ हमेशा तुम काम का बहाना करके यहाँ नहीं आते हो। अरे पहले तो मैं बाहर रहती थी इसलिए चलो तुम नहीं आते थे, पर अब तो मैं यहाँ रहती हूँ ना, अब तुम क्यों नहीं आते? अब यहाँ पर आने में तुम्हें क्या तकलीफ होती है? क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम अपनी फैमिली के साथ रहो? क्या तुम्हें हमारे साथ टाइम बिताना पसंद नहीं आता? अपनी माँ की बात सुनने के बाद आरिश को समझते नहीं लगती है कि आज उसकी माँ इतनी ज़्यादा हाइपर क्यों हो रही है। आरिश समझ जाता है कि ज़रूर उसके पापा ने कुछ किया है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा गुस्से में है और उनका गुस्सा आरिश के ऊपर निकल रहा है। आरिश अब कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप अपना डिनर करने लगता है, तो वही नूर जी भी आप चुपचाप अपना डिनर करने लगती है। डिनर करने के बाद नूर जी उठकर एक नज़र आरिश इसी तरफ देखती हैं और फिर अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोली, अब तुम अपने कमरे में जाओ और आराम से करते रहो, अपना काम करो। आरिश जो अब तक अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और वह अपने हाथों को धो रहा था, वो अपनी माँ की बात सुनकर तुरंत कर घूम कर देखता है तो नूर जी को अपने कमरे की तरफ जाता हुआ देखा गहरी सांस लेता है और फिर वह टिश्यू से अपने हाथ को क्लीन करता है और वह भी उठकर अपनी माँ के पीछे पीछे चला जाता है। आरिश नूर जी के कमरे के बाहर खड़ा था। वह धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर दरवाजे को नॉक करता है तो अंदर से नूर जी की गुस्से भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, अब तुम्हें क्या है आरिश?
जाओ जाकर अपना काम करो। अपनी माँ के गुस्से में मेरी आवाज़ सुनकर आरिश कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर वो धीरे से दरवाजे को पुश करते हुए दरवाज़ा खोलता है और कमरे के अंदर चला आता है। आरे कमरे के अंदर जाकर देखता है तो नूर जी इस समय मिरर के पास बैठी हुई थी और वह अपने हाथों और चेहरे पर लोशन लगा रही थी। आरिश अपनी माँ की तरह देखते हुए अपने कदम उनकी तरफ बढ़ने देता है और वह मिरर के सामने अगर खड़ा हो जाता है। वहीं नूर जी एक नज़र में ही आरिश को देखती है और फिर वापस से मैं अपनी नज़रें फेर लेती है तो वही आरिश एक टक मिरर से ही अपनी माँ के चेहरे को देख रहा था। वह धीरे से झुकता है और पीछे से ही नूर जी को अपनी बाहों में भरते हुए उनके माथे पर प्यार से किस करते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि आप डैड पर गुस्सा है, पर उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप उनसे इतनी ज़्यादा नाराज है? और वह है कहाँ? आरिश के इस सवाल पर नूर जी से पहले तो मिरर में ही आरिश को देखती हैं और फिर वह अपने हाथों को धीरे धीरे रब करते हुए बोली, तेरे पास फ़ोन है ना, जा जाकर पूछ ले कहाँ है तेरे डैडी। अपनी माँ के जवाब पर इतना तो समझ जाता है कि मामला यहाँ पर गंभीर है और इससे ज़्यादा वह कुछ भी नहीं कहता और हल्के से मुस्कुरा देता है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ कब का पैलेस पहुंच चुका था और वह इस समय हॉल में बैठे हुए अपने सर को धीरे धीरे रब कर रहा था क्योंकि उसके कमरे का दरवाज़ा सोना खोलने को तैयार नहीं हो रही थी। उसने कितनी ही बात समझने की कोशिश की थी पर सोना उसकी एक बात सुनने तक को तैयार नहीं थी। बार बार वह एक ही जिद लगाए बैठी थी कि आज सिद्धार्थ को कमरे में नहीं आने देगी और सच में उसने अब तक दरवाज़ा नहीं खोला था। वही आर्यन जो कि सिद्धार्थ के सामने ही बैठा हुआ था, वह मुंह बनाकर सिद्धार्थ हाथ को देख रहा था क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे में सोने नहीं दिया था बल्कि वह यहाँ पर उसे बैठा अपनी दुख भरे दास्तान सुना रहा था जिसमें आर्यन को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी मजबूरन उसे सुनना पड़ रहा था। आर्यन इतना तो जानता था कि जब तक सिद्धार्थ यहाँ बैठा हुआ है वह उसे भी यहाँ पर बैठा कर ही रखेगा और इस समय आर्यन एक नज़र सिद्धार्थ की तरफ देखता है और फिर वो उसके कमरे की तरफ देखता है जिसका दरवाज़ा बंद था। आर्यन गहरी सांस लेता है और एक नज़र फिर से सिद्धार्थ के ऊपर डालते हुए बोला, तो एक बार फिर से जाकर कोशिश तो कर, इस बार पक्का भाभी दरवाज़ा खोल देंगी। तुझे तो पता है ना भाभी को क्या क्या पसंद है, तो उनमें से ही किसी एक चीज़ का लालच होने दे, फिर तो देखना वह तुरंत ही दरवाज़ा खोल देगी। पर तू जाकर पहले कोशिश तो कर, यहाँ बैठे रहने से वह तुझे यहाँ लेने थोड़ी आएगी। सिद्धार्थ जो कि पहले से ही परेशान था, वह आर्यन के बात को सुनकर घन कर आर्यन को देखता है, पर आर्यन तो उसे पहले से ही घूर रहा था और वह तुरंत ही अपनी जगह से उतरे में बोला, अगर तुझे यहाँ पर बैठकर अपनी रात काटने हैं तो तू बैठ, मैं पहले ही अपने हिस्से का दांत सुन चुका हूँ और तेरी बेटी ने मेरे आधे से ज़्यादा बाल भी नोच लिए हैं और अब मुझे और अपने बालों को तेरे लिए शहीद नहीं करना है, इसलिए तू बैठकर यहाँ आराम से प्लान बना, उसके बाद ही तू कमरे में जाना। और अगर फिर भी भाभी दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार ना हो तो यहाँ आकर सीधा सोफे पर सो जाना, क्योंकि सुबह तो वह वैसे भी नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आएंगी, तब तू उन्हें मना लेना। आर्यन सिद्धार्थ से अपनी बात कहकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है, तो वही सिद्धार्थ उसे घूरकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वह भी जानता था कि आर्यन इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। जब सोना उसकी बातें ही मान रहे थे तो वह आर्यन के बात कहाँ से ही मान जाती। थोड़ी देर तक यूं ही बैठे रहने के बाद सिद्धार्थ गहरी सांस लेकर एक बार फिर से कमरे के बाहर जाता है और वह धीरे से करने के दरवाजे पर खटखटाते हुए बोला, सोना बच्चा दरवाज़ा खोलो, देखो कितनी रात हो गई है, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा इस तरह से मुझे बाहर सोता हुआ देखकर? बच्चे देखो कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो तुम ही सोचो तुम्हें बाहर घूमने कौन ले जाएगा। बच्चे दरवाज़ा खोलो, अगर तुम मुझे अंदर आने देती हो तो मैं पक्का तुम्हें कल बाहर घूमने के लिए चलूँगा, पर प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। सिद्धार्थ के इतना कहने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अब सिद्धार्थ की आंखों में सिर्फ निराश नहीं झलक रही थी, उसे तो अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सोना दरवाज़ा खोलेंगी, इसलिए वह अब बिल्कुल शांति से दरवाजे की तरफ देखता है और फिर वहाँ से मुड़कर जाने लगता है। जैसे ही सिद्धार्थ अपने एक कदम आगे बढ़ता है वैसे ही उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनकर सिद्धार्थ तुरंत ही पीछे पलटकर देखता है तो अंदर दरवाजे पर सोना खड़ी थी। उसने इस समय वाइट कलर के नाइटवेयर को कैरी किया हुआ था जिसके सामने की तरफ एक बड़ा सा पांडा बना हुआ था और वह सोने की बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। सोने को देखते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह तुरंत ही उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, पर अगले ही पल सोना तुरंत ही दरवाज़ा लगाते हुए
बस थोड़ा सा जगह छोड़ती है जिससे उसका छोटा सा सर बाहर दिखे। सोना अब अपने छोटे से सर को दरवाजा से बाहर निकलते हुए घूरकर सिद्धार्थ को देखते हुए बोली। एपिसोड 102 वेकेशन पर जाना। प्लीज दरवाजा खोलो। सिद्धार्थ के इतना कहने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अब सिद्धार्थ की आंखों में सिर्फ निराश नहीं झलक रही थी, उसे तो अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सोना दरवाजा खोलेंगी, इसलिए वह अब बिल्कुल शांति से दरवाजे की तरफ देखता है और फिर वहां से मुड़कर जाने लगता है। जैसे ही सिद्धार्थ अपने एक कदम आगे बढ़ता है, वैसे ही उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर सिद्धार्थ तुरंत ही पीछे पलटकर देखता है तो अंदर दरवाजे पर सोना खड़ी थी। उसने इस समय व्हाइट कलर के नाइटवेयर को कैरी किया हुआ था, जिसके सामने की तरफ एक बड़ा सा पांडा बना हुआ था और वह सोने की बॉडी पर बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। सोने को देखते ही सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह तुरंत ही उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। पर अगले ही पल सोना तुरंत ही दरवाजा लगाते हुए बस थोड़ा सा जगह छोड़ती है जिससे उसका छोटा सा सर बाहर दिखे। सोना अब अपने छोटे से सर को दरवाजा से बाहर निकलते हुए घूरकर सिद्धार्थ को देखते हुए बोली। अब आगे आपको बहुत शौक है ना बाहर रहने का, तो जाए अब रहिए। अभी आप क्यों आए हैं? वैसे भी अब तो मैं सोने जा रही थी, आप बाहर भी रहते तो हमें कोई दिक्कत नहीं था। सोना के इस बात को सुनकर सिद्धार्थ, जो कि कुछ दूरी पर खड़ा था, वह लाचारी से सोना की तरफ देखने लगता है। तो वही सोना घूरकर सिद्धार्थ को देख रही थी। वही सिद्धार्थ जैसे ही देखता है कि सोना ने दरवाजा खोल दिया, वह तुरंत ही आकर वापस से दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। तो सोना अपनी नजरें उठाते हुए सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ बहुत ही गौर से देखते हुए अपने एक बाहें उठाती है, जैसे वह सिद्धार्थ से जानना चाह रही हो कि अभी अभी जो उसने सुना क्या वह सच है। सोने के इस हरकत पर सिद्धार्थ पहले तो उसे घूरकर देखने लगता है, पर फिर वह गहरी सांस लेते फिर अपने सर को हाँ में दिला देता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर उसने न कहा तो पक्का या लड़की वापस से दरवाजा बंद कर लेगी और फिर दरवाजा खुलवाने बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। सिद्धार्थ के हाँ बोलते ही सोना तुरंत ही मुस्कुराते हुए दरवाजा खोल देती है, पर फिर वह सिद्धार्थ को धमकाते हुए बोली, आखिरी बार है जब मैं आपको माफ कर रही हूँ। अगर अगली बार से आपने कुछ भी किया या फिर आप इस तरह से बिना बताए कहीं गए तो हम आपको वापस कमरे में आने नहीं देंगे, और आपकी भी जानते हैं कि हम धमकी नहीं देते हैं। सोने के बाद पर सिद्धार्थ, जो कि कमरे के अंदर ही आ रहा था, उसके बदते खत्म रुक जाते हैं और वह फिर तुरंत पलटकर सोने की तरफ देखता है। तो सोना अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बंधे हुए उसे ही गौर कर देख रही थी। सिद्धार्थ बस अपने सर को हाँ में हिला देता है। उसके बाद वह सीधा बेड की तरफ बढ़ जाता है, जहां पर उसकी बच्ची आराम से सो रही थी। पंखुड़ी को आराम से सोता हुआ देख सिद्धार्थ गहरी सांस लेता है कि अच्छा था कि यह जगी हुई नहीं थी, वरना अगर यह जगी होती तो सोने की तरह ही यह भी उसकी खटिया खड़ी कर देती। उसके बाद तो सिद्धार्थ की सारी रात इन दोनों को समझने में ही निकल जाती। सिद्धार्थ सीधा चेंजिंग रूम में जाता है और फिर वह अपने कपड़े चेंज करके बाहर आता है। फिर वह सोने की तरफ देखता है, जो अपनी जगह पर जाकर अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट से खुद को कवर किए हुए लेट चुकी थी। सोने को ब्लैंकेट से खुद को छुपाए हुए देखकर सिद्धार्थ से गहरी सांस लेता है। उसके बाद फिर वह भी आकर पंखुड़ी के बगल में लेट जाता है और फिर एक नज़र वह उन दोनों की तरफ देखता है और हमेशा की तरह वह सबसे पहले पंखुड़ी के माथे पर और फिर हल्की से ब्लैंकेट को नीचे करके सोना के माथे पर किस करता है और अपनी जगह पर लेट जाता है। तो वही सोना सिद्धार्थ के ऐसे करने पर मुस्कुरा देती है और फिर एक नज़र सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है, जो अब तक अपनी जगह पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर चुका था। सिद्धार्थ को सोता हुआ देखकर सोना भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुबह का वक्त, सोना इस समय बाथरूम में फ्रेश हो रही थी, तो वही सिद्धार्थ इस समय बेड पर बैठा हुआ था और उसके सामने पंखुड़ी अपनी दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधे हुए घूरकर सिद्धार्थ को देख रही थी। रात को सोना ने उसकी वॉट लगाई थी और अब थी बारी थी उसकी बेटी की। वही पंखुड़ी की छोटी छोटी नीली आंखें अब बड़ी बड़ी हो चुकी थी और वह घूर घूर सिद्धार्थ को देख रही थी। वही सिद्धार्थ भी अपनी बेटी को ही देख रहा था। थोड़ी देर तक यूं ही तक सिद्धार्थ को लगाकर घूरते रहने के बाद पंखुड़ी नाराजगी से बोली, डैडी यह बहुत गलत बात है। आप पहले हमें छोड़कर गए थे, उसके बाद आप फिर शाम को आए भी नहीं और आपने कहा कि हम डिनर करके सो जाए। पंखुड़ी आपसे बहुत नाराज है और मम्मा भी। सिद्धार्थ अपनी बेटी की बात सुनकर तुरंत ही आगे बढ़कर पंखुड़ी को अपनी गोद में उठता है और फिर उसे अपनी गोद में अच्छी तरह से बिठाते हुए उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, इसके लिए डैडी सॉरी है बेटा, पर डैडी को कुछ अर्जेंट काम आ गया था ना,
और डैडी बीच में नहीं छोड़ सकते थे ना, और डैडी को उसे काम के लिए जाना भी जरूरी था बेटा, बट प्रॉमिस करते हैं कि आज वह आप सभी को घूमने के लिए लेकर जाएंगे, ओके। सिद्धार्थ की बात सुनकर पंखुड़ी तुरंत ही खुश हो जाती है, पर अगले ही पर उसका मुंह बन जाता है और वह अपना मुंह बनाए हुए सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है। तो सिद्धार्थ हल्के से उसके छोटे से गालों को खींचते हुए बोला, आई नो बच्चा, कि तुम क्या सोच रहे हो, यही सोच रहे हो ना कि आज तो तुम्हारे स्कूल है, पर तुम टेंशन मत लो, डैडी ने तुम्हारे स्कूल में एप्लीकेशन पहुंचा दिए है और वैसे भी आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, उसके बाद संडे तो छुट्टी रहेगी, इसलिए डैडी ने आज के लिए छुट्टी ले लिए और फिर आप मंडे से अपने स्कूल को कंटिन्यू कीजिएगा, ओके। सिद्धांत के इस बात को सुनते ही पंखुड़ी एकदम से खुश हो जाती है और मंजूर जोर से तालियां बजाने लगती हैं। तो वही सोना जो अभी अभी बाथरूम से बाहर आई थी, वह सिद्धांत और पंखुड़ी को इस तरह से खुश होता हुआ देखकर अपनी आंखें छोटी करके सिद्धार्थ की तरफ घूरते हुए बोली, आप दोनों क्या बातें कर रहे हो, हमें भी बताए अकेले इस तरह से बातें करना क्या सही है, और अगर आप लोगों ने मुझे शेयर नहीं किया तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगी। सिद्धार्थ तुरंत ही अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है तो सामने सोना बाथरूम से बाहर आई थी। उसने इस समय बाथरोब पहन रखा था जो उसके घुटनों से थोड़ा नीचे आ रहा था, और उसके बाल पूरी तरह से भीगे हुए थे जो उसके बैक पर फैले हुए थे। वही आगे के छोटे छोटे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। सोना इस समय बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही गर्म पानी से नहाने की वजह से उसका छोटा सा चेहरा हल्का सा गुलाबी हो गया था, जिससे वह और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। वही सिद्धार्थ तो जैसे सोना को इस हालत में देखकर सोना में खो ही गया था। वही सिद्धार्थ को कुछ ना बोलता हुआ देखकर अब सोना कभी चेहरा नाराजगी से फूलने लगा था, तो वही पंखुड़ी कभी अपनी मम्मा की तरफ देखती है तो कभी सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी, और फिर वह खुशी से चाहते हुए बोली, मम्मा डैडी ने कहा है कि आज वह हमें घूमने के लिए लेकर जाएंगे। पंखुड़ी के अचानक जोर से बोलने की वजह से अचानक से जैसे सिद्धार्थ होश में आता है और वह तुरंत ही अपनी नज़रें सोने से हटाकर पंखुड़ी की तरफ देखता है और फिर अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए हुई सोना की तरफ देखकर अपने सर को हाँ में हिला देता है। वही पंखुड़ी की बात सुनने के बाद सोना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, और वह पहले से ही जानती थी कि सिद्धार्थ आज उसे घूमने ले जाएगा, क्योंकि कल रात के सिद्धार्थ ने उससे कहा था कि वह आज उसे घूमने ले जाएगा। अब सोना उन दोनों की तरफ से ज़्यादा ध्यान न देते हुए सीधा चेंजिंग रूम में भागती है, तो वही सिद्धार्थ पंखुड़ी को लेकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ बाथरूम से बाहर आता है तो उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर बैठे सोना पर जाती है, जो अपने बालों को सुखाने की कोशिश कर रही थी। सोना को अपने बालों में उलझा हुआ देखकर सिद्धार्थ बस गहरी सांस लेता है और फिर पंखुड़ी को लेकर वह चेंजिंग रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह भी चेंज करके पंखुड़ी को लिए हुए आता है। फिर वो पंखुड़ी को बेड पर बैठने के बाद सोने के पास जाकर सोना के हाथों से हेयर ड्राई लेने के बाद वह सोने की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी जब तुम जानती हो कि तुम अपने बालों को नहीं ड्राई कर पाती हो तो तुम थोड़ी देर वेट क्यों नहीं कर लेती हो, मैं रहा था ना बाथरूम से फ्रेश होकर उसके बाद में सूख देता है। सिद्धार्थ अब उसके बालों को सुखाने लगता है तो वही सोना मिरर में ही सिद्धार्थ को टुकुर टुकुर देख रही थी। थोड़ी देर बाद सोना के पूरे बालों को ड्राई करने के बाद सिद्धार्थ ड्रायर को टेबल पर रखता है। उसके बाद वह सोना को अपनी तरफ टर्न करता है और टेबल पर रखे मॉइस्चराइजर को उठकर सबसे पहले वह सोना के छोटे से चेहरे पर लगता है, फिर उसके हाथों पर, और फिर वह नीचे घुटनों के बल बैठकर सोने के छोटे छोटे पैरों में वह मॉइस्चराइजर को लगाता है। सोने को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद सिद्धार्थ उसे चेयर से उठाकर बेड पर बिठा देता है। उसके बाद वह बेड पर बैठे अपनी नन्ही सी बच्ची को अपनी गोद में उठाकर अब उसे लाकर वह चेयर पर बिठाते हैं और फिर वह उसके बालों को ड्राई करने लगता है। पंखुड़ी के बालों को ड्राई करने के बाद सिद्धार्थ उसके छोटे छोटे बालों का बना बना देता है, तो वही उसके बन के आगे तो बटरफ्लाई वाले क्लिप लगा देता है, जिससे पंखुड़ी का छोटा सा क्यूट सा चेहरा और भी क्यूट लगने लगता है। सिद्धार्थ पंखुड़ी को तैयार करने के बाद उसे भी लाकर बेड पर बैठाता है। उसके बाद फिर वह खुद तैयार होने लगता है। थोड़ी देर में वह भी तैयार होने के बाद उन दोनों को ही लेकर अपने कमरे से बाहर आता है तो नीचे हॉल में आर्यन और आदिश दोनों पहले से ही बैठे हुए थे। आदिश पूरी तरह से रेडी था, वह शायद आज स्कूल जाने के लिए रेडी हुआ था क्योंकि वह पूरी तरह से ड्रेस अप था। आदिश को तैयार देखकर सिद्धार्थ तुरंत ही अपने कदम उन दोनों की तरह बढ़ता है और फिर वह सोफे पर बैठाता है। फिर आदिश की तरफ देखते हुए बोली, बच्चे आज आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, डैडी ने आपके लीव के लिए पहले ही एप्लीकेशन दे दिए हैं, तो आज आप डैडी के साथ वेकेशन पर जा रहे हैं, ओके। अपने डैडी की बात सुनने के बाद आदिश पहले सिद्धार्थ की तरफ कुछ देर तक खामोशी से देखता है
और फिर वह अपने सर को हाँ में हिला देता है, जिसके बाद वह उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। तो वहीं आर्यन जो कि सोफे पर ही बैठा हुआ था वह हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देख रहा था। भला अब सिद्धार्थ को किस वेकेशन पर जाना था, और अगर उसे किसी वेकेशन पर जाना भी था तो उसे कैसे नहीं पता। एपिसोड 103 आरिश पहुंचा वेकेशन पर। अब तक पंखुड़ी का छोटा सा क्यूट सा चेहरा और भी क्यूट लगने लगता है। सिद्धार्थ पंखुड़ी को तैयार करने के बाद उसे भी लाकर बेड पर बैठाता है। उसके बाद फिर वह खुद तैयार होने लगता है। थोड़ी देर में वह भी तैयार होने के बाद उन दोनों को ही लेकर अपने कमरे से बाहर आता है तो नीचे हॉल में आर्यन और आदिश दोनों पहले से ही बैठे हुए थे। आदिश पूरी तरह से रेडी था। वह शायद आज स्कूल जाने के लिए रेडी हुआ था, क्योंकि वह पूरी तरह से ड्रेस अप था। आदिश को तैयार देखकर सिद्धार्थ तुरंत ही अपने कदम उन दोनों की तरह बढ़ता है और फिर वह सोफे पर बैठाता है। फिर आदिश की तरफ देखते हुए बोली, बच्चे आज आप स्कूल नहीं जा रहे हैं। डैडी ने आपके लीव के लिए पहले ही एप्लीकेशन दे दिए हैं, तो आज आप डैडी के साथ वेकेशन पर जा रहे हैं। ओके। अपने डैडी की बात सुनने के बाद आदिश पहले सिद्धार्थ की तरफ कुछ देर तक खामोशी से देखता है और फिर वह अपने सर को हाँ में हिला देता है, जिसके बाद वह उठकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। तो वहीं आर्यन जो कि सोफे पर ही बैठा हुआ था वह हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देख रहा था। भला अब सिद्धार्थ को किस वेकेशन पर जाना था, और अगर उसे किसी वेकेशन पर जाना भी था तो उसे कैसे नहीं पता। अब आगे। अभी आर्यन कंफ्यूजन भरी नजरों से सिद्धार्थ की तरह देख रहा था कि तभी सिद्धार्थ उसकी तरफ देखता है और फिर वह अपने फोन को आगे करते हुए अपनी शांत आवाज में बोला, तुम ऐसे मुझे घूरना बंद करो और तुम्हें भी हमारे साथ चलना है तो तुम अपने घर जाकर आप अपनी पैकिंग कर लो, 10 बजे हमें निकालना है। आर्यन तो अभी भी हैरानी से सिद्धार्थ को देख रहा था। मतलब सिद्धार्थ को 10 बजे निकालना था और वह अब 8 बजे से बता रहा था कि उसे भी उसके साथ जाना है। मतलब वह इतनी जल्दी पैकिंग कैसे करें। अरे भाई, लड़कियों को भी यहाँ कहीं ले जाने से पहले एक दिन पहले बताना पड़ता है कि हाँ तुम्हें मेरे साथ चलना है तो अपनी पैकिंग कर लो। पर यहाँ तो वह अभी अभी बता रहा है और कह रहे कि वह इतनी जल्दी तैयार हो जाए। आर्यन के भाव को सिद्धार्थ समझ रहा था और वह जान रहा था कि इस समय उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए वह उसकी तरफ देखते हुए अपनी शांत आवाज में ही बोला, अब ज्यादा सोचना बंद करो क्योंकि तुम्हें 10 बजे पूरी निकल जाना है, इसलिए अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ और पैकिंग करके जल्दी से यहाँ पर लौट कर आओ। चलो जाओ यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। सिद्धार्थ की बात सुनकर आरिश तो जैसे घूर कर सिद्धार्थ को देखता है और फिर वह उठकर से कितना डाइनिंग एरिया की तरह बैठे हुए बोला, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला जब तक मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर लेता। अरे यार, तुम हर आदमी भी हो कि नहीं? इस तरह से भूखे कोई किसी को अपने घर से भागता है? वैसे मैं अभी तक एक बात नहीं समझा कि तुमने इस ट्रिप के लिए हाँ कैसे कर दी, और ये तो मिस्टर जायसवाल की प्लान की हुई ट्रिप है ना? फिर क्या तुम इस पर अपनी फैमिली को, मतलब भाभी को और बच्चों को भी ले जाना चाहते हो? आर्यन के सवाल पर पहले तो सिद्धार्थ कुछ पल शांत रहती है और फिर वह मिसेज जायसवाल के उसके मेल को याद करते हुए आर्यन की तरफ देखते हुए बोला, मैं लेकर तो नहीं जाना चाहता था, पर क्योंकि ये 2 दिन का ट्रिप है और इन 2 दिनों में शायद ही मुझे घर आने का टाइम मिले, इस वजह से मैं इन्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता। और फिर अगर मैं अकेला छोड़कर गया भी तो ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे, और मिसेज जायसवाल की रिक्वेस्ट है कि मैं सोना और बच्चों के साथ वहां पर लेकर आऊं ताकि मिसेज जायसवाल सोना के साथ थोड़ी बहुत घुल मिल सके, क्योंकि उन्हें सोना अच्छी लगती है। सिद्धार्थ के इस बात को सुनने के बाद आर्यन हल्के से मुस्कुराता है और फिर वह आकर अपने चेयर पर बैठे हुए वहीं से थोड़ी तेज आवाज में बोला, वह अच्छा तो ये बात है, तो तुम मिसेज जायसवाल को अच्छा लगे इसलिए तू भाभी को लेकर जाना चाहता है, तो क्या अगर किसी को भी भाभी से किसी से मिलना हो तो तू ले जाकर भाभी से उसे घुलने मिलने देगा? आर्यन की यह बात जैसे ही सिद्धार्थ के कानों में जाती है, सिद्धार्थ घूरकर आर्यन की तरफ देखता है। वही आर्यन जो कि सिद्धार्थ की तरफ देखता नहीं रहा था, पर वह उसकी घूरती हुई नजरों को जरूर महसूस कर चुका था और आर्यन सिद्धार्थ की नजरों को महसूस करते हुए बस अपने सर को ना में हिला देता है। सिद्धार्थ अभी उसे घूर रहा था। वही सोना जो कि सिद्धार्थ को ही देख रही थी, वह भी अपनी जगह से उठाते हुए आप डाइनिंग एरिया की तरफ जाते हुए बोली, अब उन्हें घूरना बंद भी कीजिए और चलिए चलकर ब्रेकफास्ट कर लीजिए। इतना कहकर सोना पंखुड़ी का हाथ पकड़ती है और फिर वह उसे लेकर सीधा डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाती है। वही सिद्धार्थ भी सोना के पीछे पीछे उठता है और फिर वह भी आकर डाइनिंग एरिया में अपने चेयर पर बैठ जाता है। इधर आरिश भी अब तक अपने कपड़े चेंज करके आ चुका था।
सभी के डाइनिंग एरिया में बैठने के बाद मैन सभी को खाना सर्व करती है। उसके बाद वह वहां से चली जाती है और सभी अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ आरिश इस समय अपने कमरे में तैयार हो रहा था। वह अभी अपने बालों को ड्राई कर ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। पहले तो आरिश इग्नोर कर देता है, पर जब लगातार उसके फ़ोन पर कॉल आने शुरू हो जाते हैं तो मजबूरन आरिश को चलकर बेड के पास आना पड़ता है, क्योंकि आज उसका फ़ोन इस समय बेड पर ही रखा हुआ था। आरिश जैसे ही फ़ोन पर आ रहे कॉलिंग नंबर को देखता है, वह तुरंत ही अपना फ़ोन उठाकर अपने कानों से लगा लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ से राघव की आवाज़ उसके कानों में पड़ते हैं। मिस्टर जायसवाल का मेल आया है और वह चाहते हैं कि आप कुछ दिनों के लिए उनके साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर रहे और उनके वेकेशन में ज्वाइन करें। आर्यन की बातें सुनकर पहले तो सिद्धार्थ घन कर अपने फ़ोन की तरफ देखते हैं कि तभी दूसरी तरफ से राघव फिर से बोलता है, सर मिस्टर जायसवाल ने सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि सिद्धार्थ सिंघानिया को भी इस वेकेशन पर इनवाइट किया है और शायद पूरी फैमिली भी आने वाली है, पर मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर उन्होंने ऐसा मेल में खुद लिख कर भेजा है। सिद्धार्थ सिंघानिया ने उनके इस वेकेशन को ज्वाइन करने के लिए एग्री किया है, तो वह चाहते हैं कि आप भी इसे ज्वाइन करें। कुछ पल को खामोश रहता है और फिर वह बस करके कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। आरिश कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अपने फ़ोन को वापस से बेड पर रखता है और फिर वह सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। अभी यह आरिश इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी वह देखता है कि उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। वह तुरंत ही उसे नोटिफिकेशन को ऑन करके देखता है तो देखता है राघव ने मिस्टर जायसवाल के किए हुए मेल को उसे फॉरवर्ड किया था, जिसे देखने के बाद सिद्धार्थ बस गहरी सांस लेता है और फिर वह वापस से जाकर तैयार होने लगता है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ तैयार होकर लिविंग रूम में आता है तो देखता है कि उसकी माँ पहले से ही ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी हुई है, शायद उसी का इंतजार कर रही थी, पर बैठता है और फिर अपनी माँ की तरफ देखने लगता है तो वही नूरजी भी उसकी तरफ से देख रही थी और इसमें अपनी तरफ देखता हुआ देखकर आंखों में सवाल झलकने लगते हैं, जिसे देखकर अपने सामने लगे हुए ब्रेकफास्ट के एक बाइट लेते हुए अपनी धीमी सी आवाज में बोला, वह मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 2 दिनों के अंदर वापस यहीं पर आऊँगा। इस बार मैं डार्क पैलेस नहीं जाऊँगा, ओके। नूरजी आरिश की बातें सुन रही थी। वह आरिश की बात को सुनने के बाद तुरंत है सवाल करती है, अचानक से कहाँ जा रहे हो तुम? अपनी माँ के सवाल पर आरिश अपनी माँ की तरफ देखता है और फिर वह अपने शांत आवाज में ही बोला, माँ मैं आपको बताया था ना कि मैं मिस्टर जायसवाल के साथ एक डील फाइनल की है, वह रिजॉर्ट वाली, बस उसे ही बनवाना है। तो उसके कंस्ट्रक्शन एरिया में शायद कोई इशू आ रही है, जिसकी वजह से मिस्टर जायसवाल ने वहां पर ही एक वेकेशन प्लान किया है। फैमिली के लिए एक ट्रिप हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा, तो वह चाहते हैं कि मैं उन्हें ज्वाइन करूं और वहीं से उसे कंस्ट्रक्शन एरिया के सारे डॉक्यूमेंट और सारे इक्विपमेंट को अवेलेबल करवाओ, तो मुझे थोड़ा उधर ही जाना है। आरिश की बात सुनकर नूरजी अपने सिर को हिलते हैं और फिर वह अपना ब्रेकफास्ट करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, पर अपना ख्याल रखना है। जिसके बाद दोनों खामोशी से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आरिश के सामने आकर मुझे के छोटे से चेहरे को अपने हथेलियों में थमते हुए उनके माथे पर किसे करता है और फिर वह पैलेस से बाहर जाते हुए बोला, माँ आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं जल्दी नहीं आऊँगा, ओके। और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे तुरंत फ़ोन कर दीजिएगा और अगर मैं कॉल रिसीव न भी करूं तो आप राघव को कॉल कर दीजिएगा, वह आपको जो भी चाहिए होगा लाकर दे देगा। नूरजी बस अपने सर को हाँ में हिला देता है, जिसके बाद वहां से चला जाता है अपने कमरे में चली आती है, क्योंकि मिस्टर आर्यन अब तक यहाँ थे नहीं, जिसकी वजह से वह इस पूरे विला में इस समय अकेली थी और वह अपने कमरे में आने के बाद विंडो के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और फिर विंडो से बाहर देखने लगती है। बाहर का मौसम अब काफ़ी ज़्यादा ठंडा करने लगा था और ठंड तो इतनी ज़्यादा कि सोच भी नहीं सकता था। मुंबई कोई मौसम का तो कोई भरोसा नहीं है। मुंबई में कोई पता ही नहीं चलता, कभी अचानक से बारिश तो कभी अचानक से ठंड तो कभी इतनी गर्मी के बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। और वही हाल अभी हो रहा था। आज तो धूप का नाम और निशाना कहीं बाहर नजर नहीं आ रहा था, ऊपर से ठंड भी काफ़ी ज़्यादा था। सीधा अपने ऑफिस आता है और वह सबसे पहले अपने केबिन में जाता है। अपने केबिन में आने के बाद हर दिन की तरह वह आर्या की तस्वीर की तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुराकर आर्या को गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद ही वह जाकर अपने चेयर पर बैठता है और अपने चेयर पर बैठने के बाद में तुरंत ही अपना लैपटॉप ऑन करता है और फिर वह अपने डॉक्यूमेंट को चेक करने लगता है
थोड़ी देर तक आरिश काम में ही बिजी रह जाता है। तभी दूसरी तरफ से उसे एक बार फिर से राघव का कॉल आता है, जिसकी वजह से आरिश अपने कामों की दुनिया से बाहर आता है और वह राघव के कॉल को देखकर गहरी सांस लेता है, क्योंकि वह जानता था कि राघव ने उसे क्यों कॉल किया है। आरिश तुरंत ही कॉल रिसीव करता है और फिर वह बिना राघव को बोलने का मौका दिए हुए ही बोला, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर वेट करो। इतना कहकर मैं अपने लैपटॉप को बंद करता है और फिर वह अपनी जगह से उठाते हुए जाकर आर्या के एक बड़े से पोस्ट के सामने खड़े हो जाता है और फिर वह धीरे से आर्या के उसे पोस्ट पर अपने हाथ फिराता है और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, आई मिस यू वाइफी, पर मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ, इंतजार करना। उसे पोस्टर पर आर्या के चेहरे पर हल्के किस करता है और फिर वह मुस्कुराते हुए अपने केबिन से बाहर चला आता है। एपिसोड 104 हेलो बटरफ्लाई। अब तक अपने केबिन में आने के बाद हर दिन की तरह वह आर्या की तस्वीर की तरफ देखते हुए हल्के से मुस्कुराकर आर्या को गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद ही वह जाकर अपने चेयर पर बैठता है और अपने चेयर पर बैठने के बाद में तुरंत ही अपना लैपटॉप ऑन करता है और फिर वह अपने डॉक्यूमेंट को चेक करने लगता है। थोड़ी देर तक आरिश काम में ही बिजी रह जाता है। तभी दूसरी तरफ से उसे एक बार फिर से राघव का कॉल आता है, जिसकी वजह से आरिश अपने कामों की दुनिया से बाहर आता है और वह राघव के कॉल को देखकर गहरी सांस लेता है, क्योंकि वह जानता था कि राघव ने उसे क्यों कॉल किया है। आरिश तुरंत ही कॉल रिसीव करता है और फिर वह बिना राघव को बोलने का मौका दिए हुए ही बोला, मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर वेट करो। इतना कहकर मैं अपने लैपटॉप को बंद करता है और फिर वह अपनी जगह से उठाते हुए जाकर आर्या के एक बड़े से पोस्ट के सामने खड़े हो जाता है और फिर वह धीरे से आर्या के उसे पोस्ट पर अपने हाथ फिराता है और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, आई मिस यू वाइफी, पर मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ, इंतजार करना। उसे पोस्टर पर आर्या के चेहरे पर हल्के किस करता है और फिर वह मुस्कुराते हुए अपने केबिन से बाहर चला आता है। अब आगे इधर राघव जो कि कार में है इंतजार कर रहा था, वह बार बार ऑफिस के दरवाजे को ही देख रहा था। इधर आरिश ने कहा तो दिया था कि वह आ रहा है और उसके बोले हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो चुका था, पर वह अब तक बाहर नहीं आया था और आरिश के प्राइवेट लिफ्ट की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उसे 2 मिनट नहीं लगते थे फ्लोर से नीचे आने में, और एक बार ग्राउंड फ्लोर पर आने के बाद तो 10 कदम की दूरी पर यह गेट था। फिर आरिश को कहाँ देर हो रही थी। अभी राघव फिर से कॉल करने ही वाला था कि वह कुछ सोचकर वापस से फ़ोन को बंद करके रख देता है और अपनी नज़रें दरवाजे पर ही दिखा देता है, क्योंकि अगर इस बार उसने कॉल किया तो पक्का आरिश से उसे डांट सुनेगा। इधर आरिश जो कि अभी अभी अपने केबिन से बाहर आया था, वह सीधा अपने प्राइवेट लिफ्ट में जाता है और वह सीधा ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। थोड़ी देर में आज उसकी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकती है। आरिश तुरंत ही अपने लिफ्ट से बाहर आता है और फिर वह सीधा ऑफिस से बाहर निकल जाता है। वह जैसे ही बाहर आता है, वह देखता है उसकी कार पहले से ही तैयार बाहर खड़ी थी। जैसे ही आरिश कार के पास पहुंचता है, ड्राइवर तुरंत ही कार से बाहर आकर आरिश के लिए दरवाजा खोलता है। आरिश कार के अंदर बैठ जाता है। उसके बैठने के बाद ड्राइवर वापस से अपनी जगह पर आकर बैठता है और फिर कार को स्टार्ट कर देता है और कार मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। इधर राघव के नज़ारे रियर व्यू मिरर पर आरिश के ऊपर ही टिकी हुई थी। ये आदमी खुद तो सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल आया था और इसने उसे भेज दिया था। वह उसके पैक किए हुए सामान को लाने गया था। क्या वह कोई कुली था? पर वह अपना दुख इस इंसान के पास जाहिर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इस इंसान के मुंह से एक ही बात निकलती है कि अगर तुम्हें नहीं करना है तो सीधा रिजाइन कर दो। और इस बात को सुनने के बाद तो कभी कभी राघव का मन करता है कि वह आरिश का सिर्फ फोड़ दे, पर सिर्फ उसका मन ही कर सकता था, वह हकीकत में ऐसा नहीं कर सकता था। थोड़ी देर में आरिश की कार कंस्ट्रक्शन एरिया में आकर रुकती है। आरिश अपने कार से बाहर आता है। अभी आरिश अपने कार से बाहर आया ही था कि तभी उसकी नज़र सामने से आगे सिद्धार्थ के कार पर चली जाती है, जिसे सिद्धार्थ खुद ही ड्राइव कर रहा था, तो वही उसके बगल में ही सोना नजर आ जाती है। उन दोनों को ही देखकर आरिश अपने कदम रोक लेता है, तो वही सिद्धार्थ पर आरिश को देखकर गहरी सांस लेता है और अपने कार को नीचे ही पार्क करते हुए वह भी कार से बाहर आता है और दूसरी तरफ जाकर बस सोना के लिए कार का दरवाजा खोलता है। इधर बच्चों को खुद ही कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ चुके थे। सिद्धार्थ सोना और बच्चों के साथ चलते हुए आता है और आरिश के सामने आकर रुकता है। वही आरिश एक नज़र सबकी तरफ देखता है और फिर सिद्धार्थ की तरफ अपने हाथों को बढ़ाता है, तो सिद्धार्थ भी अपने हाथों को बढ़ाकर दोनों ही आपस में हाथ मिलाते हैं।
उसके बाद फिर सिद्धार्थ इधर उधर नजरें घूमते हुए आर्यन से सवाल करता है, क्या मिस्टर जायसवाल अब तक आए नहीं हैं? उनकी कार कहीं नजर नहीं आ रही है। सिद्धार्थ के सवाल को सुनकर आरिश भी अपनी नजर घूमता है और फिर वह अपने कंधे उचका देता है, जैसे उसे नहीं पता कि मिस्टर जायसवाल आए हैं कि नहीं, क्योंकि वह अभी अभी खुद ही आ रहा था। आरिश के ऐसे रिएक्शन को देखकर सिद्धार्थ गहरी सांस लेता है और फिर वह आगे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वहीं अब आरिश अपनी नजरें सोना के ऊपर डालता है, तो सोना उसे ही देख रही थी। सोना को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर उसे देखने लगता है, तो सोना मुस्कुराते हुए तुरंत उसकी तरफ हाथ बढ़ा देती है, जिसे देखकर पहले तो आरिश कुछ पल को खामोशी से खड़ा रहता है और फिर वह मुस्कुराते हुए अपने हाथों को बढ़ाता है और सोने से हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो बटरफ्लाई। आरिश के ऐसा कहने पर सोना अपने सर को जल्दी जल्दी से हाँ हिला देती है। दोनों बच्चे भी सोना के साथ ही खड़े थे। वही आरिश तो घूर घूर कर आरिश को देख रहा था और इधर पंखुड़ी अपनी चमकती आंखों से आरिश को देख रही थी। पंखुड़ी तुरंत अपने नन्हे नन्हे कदमों से आगे बढ़ाती है और वह आरिश के सामने आते हुए अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को आगे बढ़ा देती है, जिसे देखकर आरिश पहले नासमझी उसकी तरफ देखता है, पर जब पंखुड़ी जाकर उसके पैरों से लिपट जाती है तब जाकर आरिश मुस्कुराते हुए उसे अपने गोद में उठा लेता है। आरिश पंखुड़ी को अपनी गोद में उठाकर उसके छोटे से चेहरे को धीरे से टच करता है और फिर उसके गालों पर किस करते हुए बोला, सो माय लिटिल बेबी, कैसी हो? आरिश के सवाल पर अपने चमकती आंखों से आदेश की तरफ देखते हैं और फिर अपने छोटे से सर को जल्दी जल्दी से हाँ में हिलाते हुए बोली, पंखुड़ी बिल्कुल ठीक है अंकल। पंखुड़ी के जवाब पर आरिश अपने सर को हाँ में हिलाता है। उसके बाद फिर वह आरिश मुस्कुरा देता है। इधर सिद्धार्थ था, जो कि काफी आगे से देख कर आ चुका था। मिस्टर जायसवाल की कार कहीं पर नजर नहीं आ रही थी। वह आरिश के पास आता है और फिर एक नज़र और इसी तरफ देखते हुए बोला, आई थिंक उन्हें आने में शायद लेट होगी, हमें ऊपर जाना चाहिए। सिद्धार्थ के इस बात पर आरिश एक नज़र सोना और पंखुड़ी की तरफ देखा है और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अपने सर को हाँ में हिला देता है। इधर उसके पीछे खड़े राघव और आर्यन दोनों ही लाचारी से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। उन दोनों की ही कंडीशन बिल्कुल एक जैसी थी। इन दोनों ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। उन दोनों ऐसे लग रहे थे मानो किसी की शादी में वह दोनों बिन बुलाए मेहमान हो। वह दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे को अपनी आंखों से ही इशारा करते हुए एक दूसरे को दिलासा देते हैं और फिर आरिश और सिद्धार्थ के साथ साथ अपने कदम ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। वही सिद्धार्थ ने आदिश को अपनी गोद में लेना चाहता, पर आदिश ने ये कहकर मना कर दिया था कि वह खुद ही ऊपर चढ़ सकता है। वही सोना सिद्धार्थ के हाथों को पकड़े हुए ऊपर चल रही थी, तो इधर पंखुड़ी आरिश से लिपटे हुई थी और वह उसकी गोद में ही थी। आरिश उसे अपनी गोद में लिए हुए ही ऊपर चल रहा था। कुछ देर में सभी ऊपर आते हैं, जहां कल आरिश और सिद्धार्थ दोनों ही आए हुए थे वह दोनों आते हैं और इधर उधर अपने नज़र घूमते हैं, तो कुछ ही दूरी पर उन्हें एक कॉटेज नजर आ जाता है, जो शायद इंस्टेंटली तैयार किया गया था, क्योंकि कल तक यहाँ पर कोई भी कॉटेज नहीं था। सिद्धार्थ और आरिश दोनों ही अपने कदम और बढ़ा देते हैं। उनके पीछे पीछे सभी चले आते हैं। सिद्धार्थ कॉटेज का दरवाजा खोलता है तो सामने ही हॉल में एक सोफा सेट और एक कॉफी टेबल नजर आ जाता है। उसे देखने के बाद सिद्धार्थ इतना तो समझ जाता है कि यह मिस्टर जायसवाल ने ही रेडी करवाया हुआ होगा। ये कॉटेज ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर हाँ यहाँ पर सभी के अलग अलग रूम थे, क्योंकि हर तरफ जिधर भी नजरें घुमाओ रूम नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ एक रूम की तरफ इशारा कहते हुए आरिश से बोला, आज आप उस रूम में रह सकते हैं। तो वही आरिश भी अपनी नजरें हर तरफ घूम रहा था। सिद्धार्थ आर्यन और राघव को भी एक रूम की तरफ इशारा करते हुए उन दोनों को भी रूम में भेज देता। उसके बाद में आदिश और सोना को लेकर अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि पंखुड़ी पहले ही आरिश के साथ उसके कमरे में जा चुकी थी। इधर सिद्धार्थ कमरे में आने के बाद सोना और आरिश को कमरे में ही रहने को कहता है और उसके बाद खुद वह कमरे से बाहर चला आता है और अपनी नज़र हर तरफ घूमने के बाद वह सीधा कॉटेज से बाहर चला जाता है। सिद्धार्थ जैसे ही कॉटेज से बाहर आता है, वैसे ही उसकी नज़र सामने से आ रहे मिस्टर जायसवाल और मिसेज जायसवाल के ऊपर चले जाते हैं। उन दोनों को अभी अभी आया हुआ देखकर सिद्धार्थ हल्की स्माइल करता है और फिर अपनी जगह पर ही रुककर उन्हें अपने पास आने का इंतजार करने लगता है। वही मिस्टर जायसवाल और मिसेज जायसवाल उनके पास पहुंचते हैं, तो मिस्टर जायसवाल मिसेज जायसवाल को अंदर जाने का इशारा करते हैं और खुद सिद्धार्थ की तरफ देखते हैं, बोले, हेलो मिस्टर सिंघानिया, हमें तो लगा था कि आप लेट आएंगे, पर आप तो हमसे पहले ही आकर यहाँ पर हमारे इंतजार कर रहे हैं। लेट से आने के लिए माफ़ी चाहते हैं, पर रास्ते में ही हमारी गाड़ी खराब हो गई थी।
जिसकी वजह से हमें यहाँ पहुँचने में लेट हो गया। वैसे आपको तो यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सिद्धार्थ अपने सर को नाम हिला देता है और फिर उन्हीं के साथ ही वापस से कॉटेज अंदर आता है। जिसके बाद फिर कोई सेंटर वाला कैमरा जो सिद्धार्थ ने उनके लिए छोड़ रखा था, उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए सिद्धार्थ बोला, आप उस कमरे में रुक जाए, क्योंकि साइड वाले कॉर्नर वाले रूम में मिस्टर आर्यन रुके हैं। वही उसके बगल वाले में मिस्टर आर्यन के असिस्टेंट है और इधर के कॉर्नर वाले रूम में मेरी वाइफ और मेरे बच्चे रुके हुए हैं और उसके बगल वाले में आर्यन रुका है और यह जो सबसे बड़ा है, आप इस कमरे रह ले। सिद्धार्थ की बात सुनकर मिस्टर जायसवाल तुरंत ही एग्री करते में बोले, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा हुआ जो आप लोग पहले ही आ गए। वैसे ये हमने कल रात को तैयार करवाया था, आपने इसे पूरी तरह से देखा तो लिया है ना? कोई इशू तो नहीं है? मिस्टर जायसवाल के ऐसे पूछने पर सिद्धार्थ तुरंत अपने सर को नामे हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ सही है। बस हमें अभी चलकर एक बार साइट को देख लेना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम काम स्टार्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन रुकना तो यहाँ पर रहना सही नहीं होगा और फिर बच्चों का स्कूल भी एब्सेंट होगा, जो जिसके लिए बच्चे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सो अगर आज ही कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर देख लिया जाए तो अच्छा होगा। सिद्धार्थ के बात पर मिस्टर जायसवाल तुरंत ही अपने सर को हाँ हिलते हैं और फिर मिस्टर जायसवाल अपने कमरे में चले जाते हैं। तो इधर सिद्धार्थ भी अपने कमरे में चला आता है। एपिसोड 105 में आ रहा हूँ। अब तक इधर के कोने वाले रूम में मेरी वाइफ और मेरे बच्चे रुके हुए हैं और उसके बगल वाले में आर्यन रुका है और यह जो सबसे बड़ा है, आप इस कमरे रह ले। सिद्धार्थ की बात सुनकर मिस्टर जायसवाल तुरंत ही एग्री करते में बोले, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा हुआ जो आप लोग पहले ही आ गए। वैसे ये हमने कल रात को तैयार करवाया था, आपने इसे पूरी तरह से देखा तो लिया है ना? कोई इशू तो नहीं है? मिस्टर जायसवाल के ऐसे पूछने पर सिद्धार्थ तुरंत अपने सर को नामे हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ सही है। बस हमें अभी चलकर एक बार साइट को देख लेना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम काम स्टार्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन रुकना तो यहाँ पर रहना सही नहीं होगा और फिर बच्चों का स्कूल भी एब्सेंट होगा, जो जिसके लिए बच्चे बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सो अगर आज ही कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर देख लिया जाए तो अच्छा होगा। सिद्धार्थ के बात पर मिस्टर जायसवाल तुरंत ही अपने सर को हाँ हिलते हैं और फिर मिस्टर जायसवाल अपने कमरे में चले जाते हैं। तो इधर सिद्धार्थ भी अपने कमरे में चला आता है। अब आगे कुछ देर बाद सिद्धार्थ और आरिश दोनों ही अपने कमरे से बाहर आते हैं। वह दोनों जैसे ही बाहर आते ही हॉल में ही मिस्टर जायसवाल बैठे हुए था, तो वह उनके साथ बाहर साइट एरिया में चले जाते हैं। वही सोना थोड़ी देर बाद बाहर आती है, तो उसे मिसेज जायसवाल अपने कमरे की तरफ आते दिखाई दे देते हैं। जैसे ही सोना की नज़र उन पर जाती है, वह मुस्कुराते हुए उनकी तरफ कदम बढ़ा देती है, तो मिसेज जायसवाल भी मुस्कुराते हुए सोने की तरफ ही आ जाती हैं। वही दोनों बच्चे भी सोने के पास पहुंच चुके था। अब मिसेज जायसवाल सोने के साथ कॉटेज से बाहर चली आती है। चूँकि कॉटेज के बाहर बहुत से घूमने की जगह थी और यह चूँकि हिल एरिया थी, जिसकी वजह से ऊपर पहाड़ों पर बहुत ही खूबसूरत से फूल के अलग अलग वेराइटीज़ और बहुत ही यूनिक वेराइटीज़ भी दिख रहे थे, जिस वह सभी देखते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो इधर सिद्धार्थ, आरिश, आर्यन और राघव सभी साइड एरिया को देख रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे लेबर्स काम पर लगे हुए थे और बहुत सी जगह पर इस तरह से ढलान थी कि वहाँ पर जब तक मरम्मत नहीं की जा सकती थी, वहाँ पर कुछ भी बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल होने वाला था, जिसकी वजह से सिद्धार्थ सबसे पहले उसे जगह को मिट्टी से भरने को कहता है, ताकि जब तक वह लेवल में ना आ जाए तब तक उसे पर किसी भी तरह का कोई काम ना हो। वहाँ पर सभी अपने अपने काम में इतने गुम हो जाते हैं कि देखते ही शाम हो जाती है और किसी को इस चीज़ का एहसास तक नहीं होता। वही आरिश, सिद्धार्थ जैसे हैं, उन सभी का काम से ध्यान हटता है, उनकी नज़र सीधा टाइम पर जाती है और टाइम को देखते ही उन सब की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इस समय शाम के 6:30 बजने जा रहे थे और उन लोगों ने अपना लंच भी नहीं किया था और अब उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनके ऊपर ठंडे पानी को उड़ेल दिया हो। सभी के चेहरे की स्पेशल बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गए थे। सिद्धार्थ और आरिश के दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि सोना और बच्चों ने कुछ खाया होगा कि नहीं। वही मिस्टर जायसवाल भी कामों में इतना ज़्यादा हो गए थे कि उन्हें भी टाइम का कुछ आता पता नहीं चलता है और वह भी जब फ्री होते हैं तो टाइम को देखकर वह भी चौंक जाते हैं और वह फिर तुरंत सिद्धार्थ और आरिश की तरफ देखते हैं और फिर उन लोगों से चलने को इंसिस्ट करते हैं, जिसके जवाब में सिद्धार्थ तुरंत उनके साथ वापस लौट आते हैं। वह सभी जैसे ही कॉटेज में अपने कदम रखते हैं,
उन सभी के कानों में हंसने और खिलखिलाने की आवाज गूंजती है। सोना के हंसने की आवाज सुनते ही सिद्धार्थ और आरिश दोनों के ही आंखें एक सुकून के साथ बंद हो जाती हैं। वही सिद्धार्थ आंखों में बेहद प्यार लिए हुए कॉटेज अंदर आता है। उसे अपने सामने सोफे पर बैठे अपनी छोटी सी प्यारी सी बीवी नजर आ जाती है, जो कि मिसेज जायसवाल के साथ कुछ बातें करते हुए हंस रही थी। तो वही उसके दोनों बच्चे इस समय फर्श पर बिछे बड़े से कारपेट पर बैठे आपस में खेल रहे थे। उन सभी को हंसता खेलता हुआ देखकर सिद्धार्थ गहरी लेता है और फिर वह अपने कदम उन दोनों की तरह बढ़ा देता है। सिद्धार्थ सोने के पास पहुंचकर धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर सोने के सिर पर फेंकता है, तो सोना तुरंत ही अपना सर ऊपर करके सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है। वही सिद्धार्थ हल्के से नीचे झुककर सोना के माथे पर प्यार से किस करते हुए सोने की गालों को सहलाते हुए बोला, वाइफ से क्या तुमने लंच किया? सिद्धार्थ के सवाल पर सोना पहले तो टुकुर टुकुर सिद्धार्थ को देखती है और फिर वह तुरंत अपने सर को हाँ में हिला देती है, जिसे देखने के बाद सिद्धार्थ एक बार फिर से गहरी सांस भरता है। उसे यही डर सता रहा था कि कहीं उसकी बीवी और उसके बच्चे नाराज ना हो, पर यहाँ आने के बाद उसके आंखों के सामने जो नजर आ रहा था उसे देखने के बाद वह कन्फर्म हो चुका था कि उसकी बीवी और उसके बच्चे दोनों में से कोई भी उसे नाराज नहीं है। सिद्धार्थ अब अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वही आरिश जो कि सिद्धार्थ और सोना को ही देख रहा था। सिद्धार्थ का उसे सोना के माथे पर कैसे करना उसे जरा भी पसंद नहीं आया था। उसके हाथों की मुठ्ठियां गुस्से से कस चुकी थी। वहीं उसके पीछे खड़ा आरिश के सारे हरकतों को नोटिस कर रहा था। उसकी नज़रें जैसे ही आरिश के गुस्से से बंद मुट्ठियों पर जाती है, उसके माथे पर चिशन पड़ती हैं, क्योंकि वह जानता था कि जब जब कोई आर्या के करीब जाने की कोशिश करता था, आरिश किस कदर पागल हो जाया करता था। और यह उसने अपनी आंखों से देखा था। वह अपनी आंखों से आरिश का पागलपन देख चुका था और अभी जो कुछ भी हुआ था वह सब आरिश की आंखों के सामने हुआ था। ना जाने अब और इस बात को किस तरह से लेने वाला था और उसका रिएक्शन क्या होने वाला, तो ये तो रूम में जाने के बाद ही पता चलने वाला था। खैर राघव गहरी सांस लेते में बस आरिश का वहां से चलने का इंतजार कर रहा था। तो वही आरिश अपनी आंखों में गुस्सा लिए हुए सोना की तरह फिर देख रहा था। तो वही सोना को जब किसी की नज़रों की तपिश अपने ऊपर महसूस होती है तो वह तुरंत पलट कर देखती है और इस तरह से आरिश को खुद को घूरता हुआ देखकर वह एकदम से अपनी जगह से थोड़ा पीछे खिसक जाती है। उसके चेहरे पर उसका डर नजर आ रहा था। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि आखिर आरिश उसे इस तरह से क्यों घूर रहा है, जबकि उसने आज से तो कुछ कहा भी नहीं था। वही आरिश जब सोने की आंखों में डर देखता है तो वह तुरंत ही अपना चेहरा सोने से फेर लेता है और अपनी आंखें कसकर बंद करके एक गहरी सांस छोड़ना है और फिर वह सीधा अपने कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। इस बीच उसने एक बार भी पलट कर सोना को नहीं देखा था। वही आरिश को जाता हुआ देखकर सोना काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। पहले आरिश के इस तरह से गुस्से से घूरना और फिर बिना कुछ बोल ही चले जाना, सोना का ध्यान अब मिस्टर जायसवाल और मिसेज जायसवाल से पूरी तरह से हट चुका था और अब वह बार बार आरिश के कमरे की तरफ देख रही थी। ना जाने के ऊपर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और इसका इस तरह से उसे घूर कर बिना कुछ बोले इस तरह से चले जाना सोना को एक अजीब से बेचैनी महसूस करवा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था ना जाने उससे क्या रूठ कर चला गया हो। इधर राघव भी अपने कमरे में जाता है और फिर वह बेड पर अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है। इधर आरिश जो कि गुस्से से अपने कमरे में आया था वह खुद भी बेड पर गुस्से से बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार सोना का चेहरा ही आ रहा था। सिद्धार्थ का इस तरह से उसके माथे पर किस करना। रात का समय, आरिश शाम को जो अपने कमरे में गया तो उसके बाद से वो बाहर नहीं आया था। अब रात के 8:30 बज चुके थे और सभी दिन के लिए उसका इंतजार कर रहे थे, पर वह अब तक बाहर नहीं आ रहा था। कितनी ही बार तो राघव खुद भी उसे बुलाने चला गया था, पर आरिश ना ही अंदर से कोई जवाब दे रहा था और ना ही वह दरवाजा खोल रहा था। आरिश के इस बिहेवियर से सभी को अजीब लग रहा था। ना जाने आरिश को क्या हो गया। इधर मिस्टर जायसवाल तो और भी ज्यादा घबराए हुए थे कि कहीं उनकी वजह से आरिश को कोई बात बुरी न लग गई हो, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर भी सिकन आए हुए थे। तो वही आरिश इस समय अपने कमरे में बैठा लैपटॉप में कुछ काम किया जा रहा था। उसकी उंगलियां लगातार लैपटॉप पर चल रही थी और आंखों में आप भी वही गुस्सा भरा हुआ था जो कि 2 घंटे पहले भरा हुआ था। चेहरे पर कोई इमोशन नहीं, पूरी तरह से एक्सप्रेशन लेस। तभी आरिश फोन एक बार फिर से बज उठता है और फिर से एक बार फोन रिंग की आवाज सुनकर आरिश अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। फिर जब वह आंखें नहीं आंखें खोलकर फोन की तरफ अपने नजर घूमता है तो देखता है अननोन नंबर से उसे कॉल आ रहा है। अननोन नंबर को देखकर आरिश के भौहें आपस में सिकुड़ जाते हैं
पर आरिश इस बार उसे कॉल को उठा लेता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी नंबर थे जो आरिश ने सेव नहीं किए थे, और वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर थे, जिसकी वजह से आरिश कॉल रिसीव करता है। जैसे ही वह कॉल रिसीव करता है, उसकी आंखें एक बार फिर से बंद हो जाती हैं, और उसके कानों में दूसरी तरफ से सोने की प्यारी सी आवाज़ गूंजती है, आप कहाँ हैं? आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आपको डिनर नहीं करना है? सोने की आवाज़ को सुनने के बाद और उसके सवालों को सुनने के बाद आरिश की आंखों में एक सुकून उभर आता है। पर अगले ही पल जब आरिश अपनी आंखें खोलता है, तो उसकी आंखें पूरी तरह से सुनी हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ से सोना, जो कि आगे से सवाल कर रही थी, उसे जब आरिश का कोई जवाब नहीं मिलता तो वह मुंह बनाकर सिद्धार्थ की तरफ देखती है। तो वही सिद्धांत अपने कंधे उचका देता है, क्योंकि सोना ने खुद ही जिद करके सिद्धार्थ से आरिश का नंबर लिया था, और उसने कहा था कि वह आरिश को बुला लेगी। पर अब आरिश जब से जवाब नहीं दे रहा था, तो उसकी तरफ देख रही थी। अब भला इसमें सिद्धार्थ उसके क्या ही मदद कर सकता था। सिद्धार्थ को इस तरह से अपने कंधे उचकाता हुआ देखकर सोना एक बार फिर से फ़ोन को अपने कानों से लगाते हुए एक बार फिर से अपने प्यार से आवाज़ में बोली, प्लीज़ डिनर के लिए बाहर आ जाए, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो क्या मैं खाना आपके कमरे में भिजवा दूं? एक बार फिर से सोने के सवालों को सुनने के बाद फाइनली आरिश के मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं, मैं आ रहा हूं। एपिसोड 106, क्या हुआ है अब तक? क्या आपको डिनर नहीं करना है? सोने की आवाज़ को सुनने के बाद और उसके सवालों को सुनने के बाद आरिश की आंखों में एक सुकून उभर आता है। पर अगले ही पल जब आरिश अपनी आंखें खोलता है, तो उसकी आंखें पूरी तरह से सुनी हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ से सोना, जो कि आगे से सवाल कर रही थी, उसे जब आरिश का कोई जवाब नहीं मिलता तो वह मुंह बनाकर सिद्धार्थ की तरफ देखती है। तो वही सिद्धांत अपने कंधे उचका देता है, क्योंकि सोना ने खुद ही जिद करके सिद्धार्थ से आरिश का नंबर लिया था, और उसने कहा था कि वह आरिश को बुला लेगी। पर अब आरिश जब से जवाब नहीं दे रहा था, तो उसकी तरफ देख रही थी। अब भला इसमें सिद्धार्थ उसके क्या ही मदद कर सकता था। सिद्धार्थ को इस तरह से अपने कंधे उचकाता हुआ देखकर सोना एक बार फिर से फ़ोन को अपने कानों से लगाते हुए एक बार फिर से अपने प्यार से आवाज़ में बोली, प्लीज़ डिनर के लिए बाहर आ जाए, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो क्या मैं खाना आपके कमरे में भिजवा दूं? एक बार फिर से सोने के सवालों को सुनने के बाद फाइनली आरिश के मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं, मैं आ रहा हूं। अब आगे आरिश जैसे ही कहता है कि वह खाने के लिए बाहर आ रहा है, ये सुनते ही सोना की आंखें चमक उठती हैं। वही सिद्धार्थ, जो कि सोना को ही देख रहा था, सोना की चमकती आंखों को देखकर ही समझ गया था कि आरिश बाहर आ रही है। सोना के कान से उसका फ़ोन हटाते हुए आरिश कॉल डिस्कनेक्ट करता है, और उसे अपने पॉकेट में रखते हुए धीरे से सोना के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, अब अपना डिनर करो। सोना अपने सर को हम हिला देती है। इधर आरिश अभी भी अपने फ़ोन को लिए हुए बैग पर बैठा हुआ था, और वह फ़ोन को ही देखे जा रहा था, और उस नंबर को वह देख रहा था जिसे अभी अभी कॉल आया था। ये सोना का नंबर था, जिसे आरिश इतने दिनों से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सोना के हर एक इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद भी न तो सोना की ईमेल आईडी का पता चला और न ही सोना के कॉलिंग नंबर का। मतलब साफ है कि सिद्धार्थ ने सोने के कॉलिंग नंबर और ईमेल आईडी है, यूँ कहो कि उससे कांटेक्ट करने के हर एक सोर्स को हाइड कर रखा था, और वह नहीं चाहता था कि कोई भी सोना को कांटेक्ट करे। पर आज सोना ने खुद ही उसे कॉल कर दिया था। आरिश गहरी सांस छोड़ता है और अपने बेड से उठता है, और वह सीधे कमरे से बाहर चला था। वह जैसे ही कमरे से बाहर आता है, उसकी नज़रें हाल में ही बैठे सभी पर जाती हैं। सभी को डाइनिंग हॉल में बैठा हुआ देखकर वह अपने कदम सीधा डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ा देता है। वही आरिश को आता हुआ देखकर मिस्टर जायसवाल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। आरिश जाकर उस खाली चेयर पर बैठता है और फिर सबकी तरफ देखता है। ना तो किसी ने आरिश ने सवाल किया था कि वह कमरे से क्यों बाहर नहीं आ रहा था, और न ही आरिश ने किसी को बताया कि वह करने से बाहर क्यों नहीं आ रहा था। पर राघव, जो कि आरिश क्यों ही देख रहा था, वह समझ रहा था कि आरिश कमरे से बाहर क्यों नहीं आ रहा है, पर फिर भी वह अपना मुंह बंद रखना ही सही समझता है और चुपचाप अपना डिनर करने लगता है। इधर मिसेज जायसवाल जैसे ही आरिश की प्लेट में डिनर सर्व करने लगती हैं, आरिश तुरंत ही रोककर उन्हें उनकी जगह पर बिठाते हुए बोला, आप रहने दें, हम खुद कर लेंगे। इतना बोल आरिश खुद ही अपनी प्लेट लगाता है और फिर वह अपना डिनर करने लगता है। थोड़ी ही देर में सभी का डिनर हो जाता है। सभी डिनर करने के बाद थोड़ी देर बाहर टहलने के लिए निकल जाती हैं। बस बच्चे आर्यन के साथ रुके हुए थे, क्योंकि आर्यन को आज साइट एरिया पर पैरों में मोच आ गई थी, जिसकी वजह से वह बाहर नहीं जाना चाहता था।
और ना ही किसी ने उसे बाहर चलने के लिए जिद किया था। इसलिए सिद्धार्थ ने भी बच्चों को उसके पास ही छोड़ दिया था। क्योंकि बाहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था और बाहर अंधेरा भी बहुत था, जिसके वजह से बच्चों को बाहर ले जाना सही भी नहीं था। अभी सभी बाहर निकल ही थे कि ऊपर से नीचे का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था और वह लाइट थी बिल्कुल किसी जुगनू की तरह चमक रहे थे। सोना तो अपनी आंखों में चमक लिए हुए ऊपर पहाड़ों से नीचे जगमगाते अपने शहर को देख रही थी और उस खूबसूरत नज़ारे को जैसे वह अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। थोड़ी देर तक यूं ही इधर उधर टहलने के बाद वह सभी अब वापस से कॉटेज में चले आते हैं। क्योंकि जैसे जैसे रात होती जा रही थी बाहर का मौसम उतना ही ठंडा होता जा रहा था। वापस से कॉटेज में आने के बाद सभी ने वही हाल में ही बैठ जाते हैं। हाल में लगा कारपेट उसके ऊपर ही सभी बैठ चुके थे। सोफा भी था पर वह इतने लोगों एक साथ उस पर नहीं आ सकते थे। वह सोफा सेट बहुत ही छोटा था, मुश्किल से ही उसे पर 5 लोग एडजस्ट हो सकते थे। इसीलिए सभी ने नीचे कारपेट पर ही बैठने का डिसीजन लिया। उनके बैठने के बाद मिसेज जायसवाल, जिन्हें ये खामोशियां बिल्कुल भी नहीं भा रही थी, वह सोना के कान में कुछ कहती हैं। वही सोना जैसे ही मिसेज जायसवाल की बात सुनती है वह तुरंत अपने चमकती आंखों से उनकी तरफ देखती है और तुरंत ही अपने छोटे से सर को जल्दी जल्दी से हाँ में हिला देती है। वही सिद्धार्थ, जो कि उसके सामने ही बैठा सोना के हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था, वह सोना की हरकत को देखकर अपना सर पीट लेता है। क्योंकि सोना की आंखों की चमक बता रही थी कि वह जरूर ऐसा कुछ करने वाली थी जिसके लिए ये शैतान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। भले ही इससे दूसरे को परेशानी हो जाए पर इसे फुल एंटरटेनमेंट चाहिए। इससे पहले कि सोना अपना मुंह खोलती उससे पहले ही सिद्धार्थ तुरंत ही अपनी जगह से उठते हुए अपने कमरे की तरफ जाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता, पर उससे पहले ही सोना अपनी जगह से उठकर लपककर सिद्धार्थ का हाथ पकड़ती है और उसे वापस से उसकी जगह पर बिठाते हुए घूरकर सिद्धार्थ की तरफ देखती है। सिद्धार्थ बस लाचारी से उसकी तरफ देखने लगता है तो सोना अब सब की तरफ देखते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में चहकते हुए बोली, क्यों ना हम सभी थोड़ी देर अंताक्षरी खेले, उसके बाद हम सभी जाकर आराम कर सकते हैं। वैसे भी सुबह से आप लोग सभी अपने कामों में ही लगे हुए थे, आप में से कोई भी हमारे साथ नहीं था, तो क्यों ना अभी थोड़ी देर खेल लिया जाए। सोने की बात सुनने के बाद सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं पर कोई भी सोना को मना नहीं कर पाता है और सभी गहरी सांस लेते हुए अपने सर को हिलाते हैं। यहाँ तक कि आरिश भी सभी के हामी भरते ही तुरंत ही मिस्टर जायसवाल, मिसेज जायसवाल और सोना तीनों ही एक टीम में हो जाते हैं। सिद्धार्थ, आरिश और राघव तीनों एक टीम में हो जाते हैं। वही सिद्धार्थ, आरिश और राघव तीनों ही एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि सबसे पहले गाना कौन गाएगा, क्योंकि तीनों ही एक एक नंबर के बेवकूफ़ थे गाने के मामले में। पर एक था जो अब भी अपने सच को छुपाए बैठा था। अब बारी थी कि दोनों टीम में से पहले गाना कौन गाएगा, तो वही दोनों टीम एक दूसरे का मुंह ताक रही थी, जिसकी वजह से सोना तुरंत ही अपना हाथ ऊपर करते हुए अपने गले को साफ करते हुए बोली, तो पहले अपनी टीम की तरफ से मैं गाती हूँ, उसके बाद आप लोग अपनी टीम की तरफ से गा सकते हैं कोई भी। सोने की बात सुनकर सभी हामी भर देते हैं, जिसके बाद सोना मुस्कुराते हुए अपना गाना शुरू करती है। लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। सोने जैसे ही अपने गाने के कुछ लाइनों को गाती है, उसे गाने के लाइनों को सुनते ही आरिश की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। वही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे आरिश पहले से ही जानता हो कि सोना यही गाना गाने वाली हो। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो ना हो। आरिश धीरे से अपनी आंखें खोलता है और अपनी आंखों में बेशुमार प्यार लिए हुए वह सोना की तरफ देखने लगता है। आरिश जानता था ये गाना सोना का फेवरेट है और जब भी गाने के बात आती थी आर्या, हमेशा उसके मुंह पर यही गाना होता था। और ऐसा इसलिए क्योंकि आरिश कॉलेज टाइम से उसके मुंह से यह गाना सुनता आ रहा है और वह अपने बटरफ्लाई की पसंद भूल जाए हो ही नहीं सकता। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले जार जार, आंखों से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। सोना जैसे ही गाने को आगे कंटिन्यू करती है, आरिश की आंखों में आंसू छलक आते हैं। ये लाइन जो आर्या हमेशा उसके लिए गया करती थी, आरिश जब भी उससे नाराज होकर उससे बात नहीं किया करता था तो आर्या हमेशा उसे मनाने के लिए ये लाइन गया करती थी। यहाँ तक कि जब आरिश शादी करके उसे डाक पैलेस लेकर गया था तब भी उसने काफ़ी बार सोना के मुंह से ये लाइन सुनी थी। और आज फिर से ये लाइन जैसे ही आरिश सुनता है, उन बीते हुए पलों में लौटने की ख्वाहिश उसकी आंखों में दिखने लगती है।
और उसकी आंखों की नमी बताने लगती है कि वह किस कदर आर्या को अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रहा है। लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले की फिर ये हंसी रात हो न हो। गाने को सुनते हुए आरिश का मन कर रहा था कि वह तुरंत ही अपनी जगह से उठे और कसकर आर्या को अपनी बाहों में भर ले, पर मजबूरी ने उसे इस तरह मजबूर कर रखा था कि वह चाह कर भी इन मजबूरियों को तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता था। शिवाय एक तड़प महसूस करने के अलावा आरिश और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सोने के गाना जैसे ही खत्म होती है सभी सोना की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि सोना सच में काफ़ी अच्छा गाती थी और यह बात आरिश भी अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि सोना को कॉलेज में ही 2 बार गाने के लिए अवार्ड मिल चुका था और उसकी आवाज़ भी सच में काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। अभी दूसरी टीम में से कोई गाना गाता कि उससे पहले ही कॉलेज के दरवाजे पर बार बार नॉक होने की आवाज़ आने लगती है। इतनी जोर जोर से नॉक होने की आवाज़ सुनकर सभी का ध्यान उसी तरफ चला जाता है, क्योंकि रात हो चुकी थी और इतनी रात में भला कौन है आ सकता है सिवाय उन वकस के। मिस्टर जायसवाल तुरंत अपनी जगह से उनके दरवाजे की तरफ बढ़ जाती हैं, तो वही आरिश सिद्धार्थ में उनके पीछे पीछे दरवाजे की तरह बढ़ जाता है। बस ऐसे ही दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजा खोलती हैं, वैसे ही उसकी नज़रें दरवाजे पर खड़े पसीने से लथपथ वकस पर चली जाती है। उसे इस हालत में देखकर सिद्धार्थ और आरिश एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, तो वही मिस्टर जायसवाल तुरंत ही उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी परेशानी भरी आवाज़ में पूछते हैं, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? मिस्टर जायसवाल के इतना पूछते ही वह आदमी अपने सीने पर हाथ रखकर पहले तो गहरी गहरी सांस लेता है, उसके बाद फिर वह अपने सर को हाँ में हिला देता है। उसके हामी भरते ही अब सिद्धार्थ, आरिश और मिस्टर जायसवाल तीनों के ही चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं, क्योंकि वह सभी इस समय जिस एरिया में काम करवा रहे थे वह एरिया सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और ज़रूर कोई बड़ी बात हुई होगी तभी वो वकस यहाँ पर आया है। एपिसोड 107। क्या आर्या को सब याद आ गया? मिस्टर जायसवाल आगे कुछ कहते हैं इससे पहले ही वह वकर अपने परेशानी भरी हुई आवाज़ में तेज तेज सांस लेते हुए बोला, वह जगह जहां आप लोगों ने मिट्टी भरने को कहा था वह नीचे की तरफ धंसती जा रही है और उसमें तो वकस में फंस गए हैं हमारे, हम उन्हें निकाल नहीं पा रहे हैं, आप हमारे साथ जल्दी से चलिए। उसके इतना कहना था कि सिद्धार्थ और आरिश तुरंत ही कॉटेज से निकालकर उस एरिया की तरफ भागते हैं, तो वही मिस्टर जायसवाल भी अपनी बीवी और सोना की तरफ देखते हैं और आंखों के इशारों से ही उसे वहीं पर रुकने को कहते हैं और वह भी निकल जाते हैं। इधर बचा था राघव अकेला, वो भी उनके पीछे जाना चाहता था, पर चूंकि दोनों औरतें अकेली थी इसलिए उसके कदम बाहर जाते जाते रुक गए। वह अब यहीं पर उन दोनों के साथ रुक गया था। इधर सिद्धार्थ, आरिश जैसे ही उस कंस्ट्रक्शन एरिया में आते हैं उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर वो वकस जो कि काम कर रहे थे उनके आधे शरीर उसे मिट्टी में धंसे हुए थे और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ऊपर की तरफ देख रहे थे, जैसे वह उम्मीद लगा रहे हो कि कोई आए और उन्हें वहां से निकाले। सिद्धार्थ तुरंत ही अपनी हरकत में आता है और वह वहां पर जितने भी वकस मौजूद थे उन सभी की तरफ देखते हुए उन सभी को इशारे से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। वही सिद्धार्थ और आरिश की बात समझकर वह सभी वकस अपने साथ रखे हुए उस मोटी सी रस्सी को लेकर चले आते हैं। वही सिद्धार्थ तुरंत उस रस्सी को खोलकर एक सिरा नीचे की तरफ और दूसरा दूर जाकर एक पेड़ से बांध देता है और फिर तेज आवाज में उन दोनों से बोल, सारे के सारे ऊपर आने की कोशिश करो। सिद्धार्थ बात सुनकर वह दोनों ही उस रस्सी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों जितनी ज्यादा अपनी बॉडी को मूव कर रहे थे दलदल की तरह उतना ही ज्यादा वो अंदर की तरफ धंसते जा रहे थे, क्योंकि मिट्टी गीली थी और वह एरिया काफी ज्यादा गहरा था, जिसकी वजह से उन्हें अंदाजा नहीं मिल पा रहा था और उनके एक गलती की वजह से वह दोनों ही उसमें जहां फंसे थे। आरिश जब देखता है कि वह निकालने में नाकामयाब हो रहा है तो दोनों के ही चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ हिल एरिया में और यहाँ से बिना मदद के निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और अगर वह किसी चीज़ को यहाँ पर लाने की कोशिश भी करते हैं तो यहाँ वह रास्ता नहीं था कि यहाँ कोई भी बड़ी गाड़ी ऊपर आ सकती है। इधर आरिश सिद्धार्थ दोनों ही देखते हैं, उन्हें अब एक ही रास्ता नजर आ रहा था। आरिश तुरंत ही अपने जैकेट को निकालकर सिद्धार्थ के ऊपर फेंकते हुए बोला, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम बस ध्यान रखना कि रस्सी वहाँ पेड़ से खुले ना। इतना कहकर आरिश तुरंत है नीचे की तरफ बढ़ जाता है। सिद्धार्थ आरिश को नीचे जाता देख एकदम से अपनी हरकत में आते हुए बोला, ये तुम क्या बेवकूफ़ी करने जा रहे हो? हमें उन दोनों को निकालना है, अगर तुम भी वहाँ जाकर फंस जाओगे तो फिर हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। सिद्धार्थ के बात सुनकर आरिश आगे की तरह भागते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि अगर मैं भी फंस गया तो मुझे निकलना मुश्किल हो जाएगा।
पर तुम ये भी बात जानते हो कि अगर मैं नीचे नहीं गया तो इन दोनों को निकालना कितना मुश्किल है। और क्या तुम चाहते हो कि हमारी वजह से किसी की जान चली जाए? आरिश की बात सुनकर सिद्धार्थ कुछ पल को खामोश तो हो गया था, पर आरिश जो करने जा रहा था उसके लिए उसका दिल भी मानने को तैयार नहीं हो रहा था। इसलिए वो तुरंत है आगे बढ़कर आरिश के हाथों को पकड़ते हुए उसे उसकी जगह पर रुकते हुए बोला, रिलैक्स, मेरे पास दूसरा आइडिया है, तुम यहीं पर थोड़ी देर वेट करो। इतना कहकर सिद्धार्थ तुरंत ही भागते हुए कॉटेज के अंदर जाता है और फिर वह अगले ही पल भागते हुए कॉटेज से बाहर भी आता है। सिद्धार्थ जैसे ही कॉटेज से बाहर आता है, सिद्धार्थ के हाथों में पड़े सामान को देखकर आरिश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तुम बड़ी जल्दी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर ले रहे हो, यही चीज तुम पहले नहीं कर सकते थे। आरिश की बात को इग्नोर करते हुए सिद्धार्थ आगे बढ़ जाता है और फिर वह अपने हाथों में पड़े सामान को नीचे फेंकते हुए बोला, इसे पहनो। इतना कहने के बाद सिद्धार्थ वापस से भाग कर आता है और फिर वह उसे पेड़ से बंधे रस्सी के दूसरा सिरा जो कि उसने नीचे की तरफ फेंका था उसे उठाकर उसके सिर ऊपर एक हुक जैसा कुछ बनाता है और उसे वहां पर से नीचे फेंकते में बोला, अपने पहने हुए जैकेट में फंसाओ। इतना कहने के बाद सिद्धार्थ वापस से आता है और फिर उसे पेड़ से रस्सी को खोलते हुए आरिश को अपने पास आने की इशारा करता है। वही सिद्धार्थ के इशारे को देखते हुए आरिश उसके पास आता है तो सिद्धार्थ उसके हाथों में गलवस रखते हुए बोला, इसे पहनो और इसे ऊपर की तरफ खींचो। सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद आरिश तुरंत अपने हाथों में उसे गलवस को पकड़ता है और फिर उसे अपने हाथों में पहनने के बाद रस्सी पर अपने हाथों को मजबूत करता है और फिर रस्सी को ऊपर की तरफ खींचने लगता है। तो वही एक बार बस जिसने अपने जैकेट में उसको फंसाया तो वह धीरे धीरे उस मिट्टी से बाहर आने लगता है और कुछ ही पल में वो ऊपर था। सिद्धार्थ और आरिश सेम प्रोसेस से दूसरे वाले शख्स को में बाहर निकलते हैं और फिर वह दोनों ही गहरी सांस से लेकर उन दोनों की तरफ देखते हैं। तो वही वह दोनों काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे और उनकी कंडीशन भी खराब लग रही थी। तो सिद्धार्थ और आदेश तुरंत ही अपने साथ आए हुए डॉक्टर को उन दोनों का चेकअप करने को कहते हैं और उसके बाद वह सभी वहीं पर कुछ दूरी पर जाकर एक बड़े से पत्थर पर बैठ जाते हैं। वही मिस्टर जायसवाल जो कि सारे नज़ारे को देख रहे थे वह भी आकर सिद्धार्थ और आरिश के पास बैठकर गहरी सांस लेते हैं और फिर मुस्कुराते हुए बोले, आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं। अगर आप दोनों ऐसे तरह से एक प्रोजेक्ट पर काम करते रहे तो आई एम श्योर प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में बदल जाएगा और मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मुझे आप लोगों के साथ ही प्रोजेक्ट कोलैब में करने का मौका मिला। सिद्धार्थ और आरिश मिस्टर जायसवाल के बात सुनते हैं और फिर हल्की से मुस्कुरा देते हैं। तो वहीं इधर राघव जो कि कॉटेज के अंदर ही था उसे मिसेज जायसवाल और सोना ने ही परेशान करके रख दिया था कि अब उन्हें भी बाहर जाना है, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका था, कोई भी लौटकर नहीं आया था। और जिस तरह से सिद्धार्थ दोबारा जाकर भागते हुए वापस से गया था उसे देखने के बाद तो सोना और भी ज़्यादा डर चुकी थी और वह बार बार राघव को वहां ले जाने की साथ कर रही थी। पर राघव था कि बिना आरिश की परमिशन की वह सोना या फिर मिस्टर जायसवाल के बिना परमिशन के मिसेज जायसवाल को वहां नहीं लेकर जा सकता था, जिसकी वजह से वह उन दोनों को समझने की कोशिश कर रहा था। पर थक हार कर उसे ही उन दोनों की बातें माननी पड़ती है और वह उन दोनों को ही अपने साथ बाहर ले जाने के लिए मान जाता है। कुछ नहीं देर में राघव, सोना और मिसेज जायसवाल तीनों सिद्धार्थ के सामने खड़े थे। सिद्धार्थ जैसे ही सोना को बाहर देखता है वह घूर कर राघव की तरफ देखता है और फिर तुरंत अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए सोना के पास आकर धीरे से उसके चेहरे अपने उंगलियां फेरते हुए बोला, यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि कॉटेज में ही मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, फिर तुम बाहर क्यों आए? सिद्धार्थ के इस सवाल पर सोना पहले सिद्धार्थ की तरह देखती है और फिर एक नज़र का आरिश की तरफ देखती है जो कि खामोशियों से उसे ही देख रहा था और इसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे और न ही उसकी आंखों में कोई इमोशनल नजर आ रहे थे। वह बस एक तक बिना किसी इमोशन के उसे देखे जा रहा था। आरिश को इस तरह से देखकर सोने की आंखों में अब एक अजीब से इमोशनल आ जाते हैं, पर फिर तुरंत ही वह आरिश से अपनी नज़र में फेर लेती है और फिर सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है। तो सिद्धार्थ उसे अपने सीने से लगाते हुए उसके बालों में हाथ फेरते में बोला, तुम्हें बाहर नहीं आना चाहिए था वाइफी, तुम देख रही हो ना बाहर का मौसम कितना ज़्यादा ठंड है, चलो अंदर चलो। इतना कहकर सिद्धांत सबकी तरफ देखता है तो आरिश सबकी तरफ देखते हुए बोला, आप लोग जाए, मैं थोड़ी देर में बैठना चाहता हूँ। सिद्धार्थ जब आरिश की बात सुनता है तो वह आरिश की तरफ से देखते हुए बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मौसम को नहीं देख रहे हो कितनी ठंड हो रही है? चलो अंदर चलो, वैसे भी कमरे में तुम्हें अकेले ही रहना है,
सिद्धांत की बात सुनने के बाद आरिश कुछ पल को खामोशी से सिद्धार्थ की तरफ देखता है और फिर अपने सर पर न में हिलाते हुए बोला, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इतना कहकर आरिश दूसरी ओर जाकर अपने पॉकेट में हाथ डाले खड़ा हो जाता है और वह सामने की तरफ देखने लगता है, जहां से उसे नीचे के शहर नजर आ रहे थे। बस छोटे छोटे घर है और चमकते हुए स्ट्रीट लाइट काफी खूबसूरत लग रही थी। वही आरिश को सभी हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि इस समय बाहर का नज़ारा कहीं से भी एंजॉय करने लायक नहीं था। तो वही आरिश को देखकर राघव समझ रहा था, पर कुछ भी ना कहना ही बेहतर समझता है। इधर सिद्धार्थ हम सब की तरफ देखत है और फिर गहरी सांस लेते हुए वह सोना को इस पत्थर पर बैठाता है, जिस पत्थर पर थोड़ी देर पहले आरिश बैठा हुआ था। और फिर वह राघव की तरफ देखते हुए बोला, जाओ जाकर कुछ लकड़ियां ले आओ। इतना कहने के बाद वह कुछ लकड़ियां लेने के लिए भेज देता है और खुद उस पत्थर से कुछ दूरी पर वह बैठकर वहां पर सूखी हुई घासों को इकट्ठा करने लगता है। थोड़ी देर में कुछ लकड़ियां लेकर आता है तो सिद्धार्थ उसे ऊंचा करके उसमें लाइटर से आग जला देता है, जिसके बाद फिर वह सभी उसे आग के चारों तरफ बैठ जाते हैं। इधर सिद्धार्थ अब आरिश के सामने आकर खड़ा होता है और फिर वह आरिश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, चलो वहां चलकर बैठते हैं। इतना कहकर सिद्धार्थ आरिश के हाथों को पकड़े हुए लाकर उसे आग के सामने बैठा देता है। हम सभी वहां आपके सामने बैठे हुए थे, पर आरिश वहां होकर भी वहां नहीं था, क्योंकि आरिश इस समय अपने फोन में घुसा हुआ था। न जाने वह फोन में क्या देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर बहुत तरह तरह के भाव आ रहे थे जा रहे थे। कभी वह फोन की तरफ देखते हुए मुस्कुरा उठता है तो कभी फोन की तरफ देखते हुए उसकी आंखें कठोर हो जाती। वही सोना जो कि आरिश के सामने ही बैठी थी, उसके नजरें ना चाहते हुए मैं बार बार आरिश के ऊपर जा रही थी, और ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था इस बात से वह खुद भी अनजान थी। वही सिद्धार्थ भी अब अपने फ़ोन को निकाल चुका था और वह अपने मेल को चेक कर रहा था। इधर मिस्टर जायसवाल जो कि हर तरफ अपनी नज़र घुमा रहे थे, वही सिद्धार्थ और आरिश दोनों को ही फ़ोन में घुसा हुआ देखकर अपने गले को साफ करते हुए और दोनों की तरफ देखते हुए बोले, श्री आर्यन और मिस्टर सिंघानिया, क्यों ना अंदर के छोड़े हुए गेम को कंटिन्यू किया जाए। वैसे भी यहाँ इस तरह से बाहर में बैठना और फिर इस तरह से खामोशी से अपने काम करना, ये तो कमरे में भी हो सकता है, और अगर अभी हम सब यहाँ बैठे हैं तो क्यों ना थोड़ा इस पल को एंजॉय कर लिया जाए। मिस्टर जायसवाल की बात पर मिसेज जायसवाल भी उनका साथ देती हैं, तो वही सोना भी जल्दी जल्दी से अपने छोटे से सर को हाँ में हिलने लगती है। तो वही आरिश ने अभी अभी ही अपनी नज़र उठाकर सामने देखी थी। उसकी नज़रें सोने के ऊपर चली जाती हैं, जो कि मिस्टर जायसवाल के बात पर हामी भर रही थी। सोना को एक बार फिर से इस तरह सिर हिलता देख आरिश गहरी सांस लेता है और फिर वह वापस अपने सिर को नीचे करके अपने फ़ोन में देखने लगता है। तो वही सिद्धार्थ भी मिस्टर जायसवाल की तरफ अपने कंधे उचका देता है, जैसे उसे इससे कोई दिक्कत ना हो। सिद्धार्थ के ऐसे रिएक्शन के बाद अब मिस्टर जायसवाल राघव कप की तरफ देखते हैं तो राघव तुरंत ही अपनी उंगलियों से आरिश की तरह पॉइंट कर देता है, पर अगले ही पल वो तुरंत ही अपनी उंगली हटा भी लेता है। तो वही मिस्टर जायसवाल राघव के हरकत को देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाते हैं। उसके बाद फिर वह शांत होते हुए बारिश की तरह देखते हुए बोले, मिस्टर आर्यन, तो क्यों ना आपसे ही शुरू किया जाए। आप ही कुछ सुना दीजिए। वैसे हमने सुना है कि आप एक जमाने में बहुत अच्छा गाते थे। मिस्टर जायसवाल के इस बात को सुनकर आरिश अपनी नज़रें उठाकर उनकी तरफ देखता है, तो मिस्टर जायसवाल मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे। हाँ, ये बात सच था कि वह कॉलेज के टाइम पर गाना पसंद करता था, पर कॉलेज से पास आउट होने के बाद उसने अपने सारे पसंद और नापसंद हमको बदल दिया था। उसने कॉलेज से निकलने के बाद एक बार में गाने की कोशिश नहीं की थी और ना ही उसके बाद से उसके मुंह से एक भी गाना निकाला था। पर अभी मिस्टर जायसवाल के बात सुनने के बाद आरिश कुछ पलों के लिए उन पुरानी यादों में लौट आता है, पर अगली पल वो उन ख्यालों को झटका मिस्टर जायसवाल की तरफ देखता है और जैसे ही कुछ बोलने को होता है उससे पहले ही उसके सामने एक गिटार आ जाता है। गिटार को देखकर आरिश तुरंत अपनी नज़र उठाकर देखता है तो उसके सामने सोना खड़ी थी और सोना की तरफ देखकर वह एक नज़र उसे गिटार की तरफ देखता है और फिर अगले ही पल वह अपना फ़ोन लॉक करते हुए उसे अपने साइड में रखता है और उस गिटार को अपना हाथ बढ़ाकर पकड़ लेता है। तो वही सोना उस गिटार देने के बाद उसके सामने जाकर अपनी जगह पर वापस से बैठ जाती है। इधर आने से कुछ पल को उस गिटार को देखत है और फिर वह अपनी आंखें बंद करके कुछ पल खामोश रहता है और फिर गहरी सांस लेकर वह गिटार बजाना शुरू करता है और उसी के साथ उसी धुन के साथ वो गाना भी शुरू कर देता है। यादों की कैद में गिरफ्तार हो गया दिल, दरबदर इश्क में तार तार हो गया दिल,
यादों की कैद में गिरफ्तार हो गया दिल, दरबदर इश्क में तार तार हो गया दिल। आरिश के इस गाने को सुनकर मी जायसवाल और मिसेज जायसवाल एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, तो वही राघव हैरानी से आरिश की तरफ देखने लगता है। पर किसी की आंखों के इमोशन पल भर में बदले थे, तो वो थी सोना। सोना की आंखों के इमोशन। ये गाना सुनने के बाद सोना को ऐसा लग रहा था जैसे उसने इस गाने को पहले भी कहीं सुना है। पर कहाँ, सोना इस गाने की यादों में खोती चली जा रही थी और वह याद करने की कोशिश कर रही थी उसने ये गाना कहाँ सुना है। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा, रहनुमा रहनुमा रहनुमा, बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा, रहनुमा रहनुमा रहनुमा। आरिश अब अपनी आंखें खोलता है और वह अपनी गहरी नजरें उसे जलते हुए आग की तरफ डालता है और फिर धीरे से अपनी नज़र उठाकर बस सोना के ऊपर करता है। तो सोना ने अपनी छोटे छोटे हाथों से अपने सर को पकड़ लिया था अब तक, और वह अपनी आंखें बंद किए जैसे कुछ सोचने की कोशिश कर रही थी। वही सोना को ऐसे देखकर कुछ पल को आरिश गाना गाते हुए रुक जाता है, पर अगले ही पल वह इस गाने की अगली लाइन को आगे कंटिन्यू करता है। यादों की कैद में गिरफ्तार हो गया दिल, दरबदर इश्क में तार तार हो गया दिल। आरिश एक बार अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है और एक बार फिर से वह उन यादों को जीने लगता है जो कुछ सालों पहले उसने अपनी आर्या के साथ जिया था। ये गाना जो आज इसके जुबान पर अभी आ रहे थे, यह आर्या के फरमाइश के गाने ही थे। हर बार आरिश जब भी गाना गाता था तो आर्या हमेशा से यह गाना गाने को कहा करती थी, जिसकी वजह से आरिश कभी कभी उसके ऊपर गुस्सा भी हो जाया करता था। पर उसकी जिद को मानते हुए उसे हमेशा इस गाने को गाना ही पड़ता था। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा, रहनुमा रहनुमा रहनुमा, बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा, रहनुमा रहनुमा रहनुमा। इधर सोना जिसकी आंखें बंद थी और उसने अपने सर को पकड़ रखा था, उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली तस्वीरें दिखने लगती हैं। एक लड़का जो क्लासरूम में बेंच पर बैठा हुआ था, वही उसके सामने एक लड़की अपने गालों पर हाथ रखे हुए उसके सामने बैठी हुई थी और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। हालांकि यह विजन उसकी आंखों के सामने साफ नहीं थे, पर जो भी थे वह सोना को बेचैन कर रहा था। सोने के माथे पर अब पसीने की नहीं की बूंदें उभरने लगी थी। किसी और को तू चाहे, किसी और को तू सोचे, इस दिल को नहीं ये गवारा है। इधर सिद्धार्थ जो कि अपने फोन में ही खोया हुआ था, वह अब अपने नजरें उठाकर एक नज़र आरिश की तरफ देखता है और फिर मुस्कुराते हुए वापस से अपने फोन में देखने लगता है। वही सिद्धार्थ के नजरें हटते ही आरिश अपनी आंखें खोलता है और उसकी नजरें सिद्धार्थ ऊपर जाती हैं। ये लाइन जो अभी आरिश गा रहा था उसके जहन में रह रहकर बार बार सिद्धार्थ आ रहा था, क्योंकि इस समय उसकी अमानत किसी और की थी। पुरकत का शर्करा है, कैसा अंगारा है, तेरी तिश्नगी ने मुझे मारा है। आरिश अपनी नजरें सिद्धार्थ से फेर कर उसे जलते हुए आग की तरफ देखने लगता है। उसकी आंखों में इस समय कई सारे इमोशंस थे, जिसे पढ़ पाना शायद एक किसी के बस की बात नहीं थी। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा, रहनुमा रहनुमा रहनुमा, बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा, रहनुमा रहनुमा रहनुमा। इधर राघव जो कि कुछ दूरी पर ही बैठा हुआ था, वह कभी आरिश को देखता तो कभी सोना की तरफ देखता। वही सोना को सर पकड़ा हुआ देखकर राघव परेशानी से आरिश की तरफ देख रहा था, क्योंकि सोना के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने के बाद कहीं ना कहीं राघव को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो गलत हो रहा है। रहे साथ अधूरापन, चाहे मैं जहां भी रहो, कहीं सब्र मुझे न आता है। मेरी बेरंग दुनिया में मेरे साथ तेरा होना मुझे राहत क्यों दे जाता है। एक अधूरापन जो राघव आरिश की आंखों में हमेशा से देखता आया था, आज वह उसके चेहरे पर उभर कर नजर आ रहा था। जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई उसे, भला सब्र कहाँ से करना आएगा, पर आज वह ये भी करना सीख चुका था। आर्या के लिए सब्र के उस इम्तिहान को भी पार कर रहा था जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। आंखों के सामने आते हैं उसके चेहरे का वह सुकून, वह लफ्जों में बयां नहीं हो सकता था। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा, रहनुमा रहनुमा रहनुमा, बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा, रहनुमा रहनुमा रहनुमा। अब राघव के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी और वह उन दोनों की तरफ देख रहा था। किस्मत का ऐसा खेल था कि एक को प्यार हुआ था तो दूसरे को इनकार हुआ था, और जब दूसरे को एहसास हुआ तो पहले की यादों से उसका नामो निशान तक मिट चुका है। क्या किस्मत थी इन दोनों की, पास होकर भी ये दोनों इतनी दूर थे कि उन दूरियों को भी बयान नहीं कर सकते थे। क्योंकि जहां कुछ सालों पहले तक आर्या उसे दर्द से तड़प रही थी, वही आज आरिश उसे दर्द से तड़प रहा था। किसी ने सही कहा है, किस्मत अपना खेल दोहराते जरूर है, और आज किस्मत अपना खेल दोहरा रही थी। यादों की कैद में गिरफ्तार हो गया दिल, दरबदर इश्क में तार तार हो गया दिल।
यादों की कैद में गिरफ्तार हो गया दिल, दरबदर इश्क में तार तार हो गया दिल। आरिश की आंखें झुकी हुई थी और गिटार पर टिकी हुई थी। वह अब अपनी गिटार पर अपनी पकड़ कस लेता है और धुन को और भी तेजी से और लाउड बजाने लगता है। बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा, रहनुमा, 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 बेवजह नहीं मिलना तेरा मेरा, रहनुमा, रहनुमा, रहनुमा। और इस तेज लाउड के साथ आरिश अपना गाना खत्म करता है। और उसके गाना खत्म करते ही सोना गहरी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वह अपने नम आंखों से आरिश की तरफ देख रही थी। उसके पूरे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, तो वही उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उभर कर अब नजर आने लगा था। एपिसोड 108 वेडिंग डे मनाते हैं। अब राघव के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी और वह उन दोनों की तरफ देख रहा था। किस्मत का ऐसा खेल था कि एक को प्यार हुआ था तो दूसरे को इनकार हुआ था, और जब दूसरे को एहसास हुआ तो पहले की यादों से उसका नामो निशान तक मिट चुका है। क्या किस्मत थी इन दोनों की, पास होकर भी ये दोनों इतनी दूर थे कि उन दूरियों को भी बयान नहीं कर सकते थे। क्योंकि जहां कुछ सालों पहले तक आर्या उसे दर्द से तड़प रही थी, वही आज आरिश उसे दर्द से तड़प रहा था। किसी ने सही कहा है, किस्मत अपना खेल दोहराते जरूर है, और आज किस्मत अपना खेल दोहरा रही थी। आरिश की आंखें झुकी हुई थी और गिटार पर टिकी हुई थी। वह अब अपनी गिटार पर अपनी पकड़ कस लेता है और धुन को और भी तेजी से और लाउड बजाने लगता है। और इस तेज लाउड के साथ आरिश अपना गाना खत्म करता है। और उसके गाना खत्म करते ही सोना गहरी गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और वह अपने नम आंखों से आरिश की तरफ देख रही थी। उसके पूरे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, तो वही उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द उभर कर अब नजर आने लगा था। अब आगे सोना, जो कि अपने आंसू भरी नजरों से आरिश की तरफ ही देख रही थी, वह तुरंत ही अपनी जगह से उठती है और वह सीधा कॉटेज की तरफ भाग जाती है। वही सिद्धार्थ की सोना को अचानक से कॉटेज की तरह भागता हुआ देखकर सिद्धार्थ परेशानी से तुरंत ही अपनी जगह से उठता है और वह भी सोना के पीछे जाते हुए उसे पीछे से आवाज देते हुए बोला, वाइफी क्या बात है। सिद्धार्थ की आवाज देने के बाद भी न तो सोना रुकती है और न ही पीछे पलट के देखती है और न ही वह कोई जवाब देती है। आरिश, जो कि सोना को ही देख रहा, तुम्हारा अचानक से सोना को इस तरह से उठकर भागत हुए देखकर हैरानी से तुरंत ही अपनी नज़र उठाकर राघव की तरफ देखता है और फिर वह राघव से अपनी आंखों की इशारे से ही जैसे पूछ रहा था कि क्या हुआ है। पर राघव आरिश के इस सवाल को उसकी आंखों में पहचानने के बाद एक नज़र पलट कर जाते हुए सोना को देखता है और उसके पीछे सिद्धार्थ को, और फिर वह अपनी जगह से उठाते हुए बोला, अतीत की यादें शायद लौट आई है। राघव ने ये बात बहुत ही धीरे से कहे थे और वह भी अपनी जगह से उठकर कॉटेज की तरफ बढ़ जाता है। वही मिस्टर जायसवाल भी सोना को इस तरह से जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वही आरिश की तरफ देखती है और फिर बहुत टेंशन भरी आवाज में बोली, मिस्टर आर्यन, अब हमें लगता है कि हमें अंदर जाना चाहिए। ना जाने मिसेज सिंघानिया को क्या हो गया, वह अचानक से इस तरह से उठकर चले गए हैं। हम एक बार उन्हीं को देखना चाहिए। मिस्टर जायसवाल की बात सुनकर आरिश अपना सिर हिलाते हुए कदम बढ़ा देता है। इधर मिस्टर जायसवाल और मिसेज जायसवाल में कॉलेज के अंदर आते हैं और अंदर आकर देखते हैं तो सभी अपने कमरे में जा चुके थे और इस समय सिद्धार्थ के कमरे में जाना भी उन्हें ठीक नहीं लगता है, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। जो भी बातें थी शायद उन्हें कल सुबह ही करनी चाहिए। ये सोचकर वह भी अपनी कमरे में चले जाते हैं, पर उनके माथे पर चिंता भारी लकीरें नजर आने लगी थी। आरिश जैसे ही कॉलेज में अपने कदम रखता है, उसकी नज़र सीधा सिद्धार्थ के कमरे की तरफ जाती है। बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए आरिश के चेहरे पर एक अजीब से इमोशन नजर आने लगते हैं और वह अपने कदम सीधा अपने कमरे की तरह बढ़ा देता है। इधर सिद्धार्थ कमरे में सिद्धार्थ इस समय अपने रूम में बेड पर बैठा हुआ था। वही बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज़ से आ रही थी। वही सिद्धार्थ ने कितने ही बार को दरवाजे खोलने को कह चुका था, पर सिद्धार्थ को ना तो कोई अंदर से जवाब दे रही थी और न ही वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आ रही थी। सोना के अंदर से रिस्पॉन्स ना करने की वजह से सिद्धार्थ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा तो वह क्या करे और क्या नहीं। वह इस तरह से बाथरूम के अंदर भी नहीं जा सकता था जब तक कि सोना खुद बाहर नहीं आती, क्योंकि इस समय सोने किस हालात में अंदर होगी वह ये बात नहीं जानता था। और वह जिसने आज तक उस सीमा को नहीं तोड़ा था, वह आज में उसे लिमिट को नहीं तोड़ना चाहता था, जिसकी वजह से मजबूरन उसे बाहर इंतजार करना पड़ रहा था।
इधर बाथरूम के अंदर सोना इस समय बाथटब में बैठी हुई थी। उसका छोटा सा चेहरा बुरी तरह से लाल था, वही उसकी आंखें भी लाल थी, जो साफ साफ गवाही दे रही थी कि सोना बहुत ही ज्यादा रोई है। उसकी आंखें बिल्कुल खाली नजर आ रही थी और वह एकदम ऊपर से लिंग को निहार जा रही थी। तो वही पानी भी बाथटब से भरकर अब नीचे गिरने लगा था, पर सोना को इस बात का एहसास तक नहीं था। सोना धीरे से बाथटब के और अंदर जाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखें बंद करते ही उसके सामने उसका बीता हुआ कल किसी भी फिल्म की तरह चलना शुरू हो जाता है। फ्लैशबैक। लाल साड़ी में लिफ्ट एक छोटी सी लड़की जिसके मांग में सिंदूर भरा हुआ था, वही हो अपनी खाली आंखों से हर तरफ देख रही थी। जहां शादी के दिन सभी खुशी खुशी घर के अंदर अपने कदम रखती हैं, वही उसे छोटी सी लड़की को कोई हाथों से पकड़कर खींचते हुए पैलेस के अंदर लेकर जा रहा था और वह हैरानी भरी नजरों से उस लड़की की तरफ देख रहा था, क्योंकि यह पहली बार था जब उस लड़के ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया था। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आर्या थी, और आर्या को इस तरह से अपने साथ खींच कर ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि आरिश था। आरिश को इस तरह से खुद को खींच कर ले जाते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरान थी और इस हैरानी की वजह से वह आरिश को रोक भी नहीं पा रही थी। वही आरिश उसके हाथों से पकड़कर खींचते हुए डार्क पैलेस के अंदर अपने कदम रखता है और अचानक से आगे की तरफ करते हुए झटके से छोड़ देता है। आर्या, जो किसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, आरिश के ऐसे अचानक छोड़ने की वजह से वह एकदम से लड़खड़ाते हुए सीधा जाकर फर्श पर गिरती है और उसी के साथ उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल जाती है। पर आरिश तो मानो जैसे उसके कानों में कोई आवाज गई ही ना गई हो, वह अपनी जगह पर ही खड़ा घूरते हुए आर्या की तरफ ही देख रहा था। वही आर्या की आंखों में अब आंसू छलक आए थे, क्योंकि आज से पहले आरिश ने कभी उसे इस तरह से ट्रीट नहीं किया था और आज वह उसे इस तरह से ट्रीट कर रहा था तो उसे इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आरिश कभी उसे इस तरह से ट्रीट भी कर सकता है। आरिश अपनी घूरती हुई नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए अपने कठोर आवाज में बोला, अगर अब तुम्हारा ही रोना धोना हो गया हो तो जाओ जाकर कपड़े चेंज करो और अपने काम पर लग जाओ। मैं यहाँ तुम्हें कोई महारानी बनाकर नहीं लेकर आया हूँ और मुझे इस तरह से घूरना बंद करो, चलो उठो। इतना कहकर आरिश एक बार फिर से अपने कदम बढ़ाता है और फिर वह उसके पास पहुंचकर उसके बाहों से पकड़ते हुए उसे फर्श से उठता है और फिर वह उसे लेकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। आर्या जैसे ही कमरे में पहुंचती है, आरिश उसे कमरे में ही छोड़ते हुए सीधा चेंजिंग रूम की तरफ जाता है और अगले ही पल हुआ चेंजिंग रूम से बाहर आता है। उसके हाथों में आर्या के लिए एक सिंपल सी कुर्ती और पैजामा था। वह उसे आर्या की तरह बढ़ते हुए खुद बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, अब चेंज करो और पूरे घर की सफाई में लग जाओ। इतना कहकर आरिश बाथरूम के अंदर चला जाता है। वही आर्या बारिश की बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि आरिश ये बात अच्छी तरह से जाता था कि उसे कोई काम नहीं आता है। उसने आज तक खुद से अपने घर में कभी एक गिलास पानी तक उठाकर नहीं पिया था, हर समय उसके पीछे सर्वेंट लगे रहते थे। फिर आरिश आज उसे कह रहा था कि वह उसके इतने बड़े पैलेस को साफ कर दे। भला वह ऐसा कैसे कर पाती? आर्या अभी भी भूख बने वहीं पर खड़ी थी। इधर आरिश, जो थोड़ी देर बाद बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है और वह जब देखता है कि आर्या अभी अपनी जगह पर खड़ी है तो उसकी आंखें गुस्से से छोटी छोटी हो जाते हैं और फिर वह अपने कदम आर्या की तरह बढ़ा देता है। वही आर्या आरिश को अपने पास आता हुआ देखकर खामोशी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगती है। वह अपनी जगह से हिलती तक नहीं है। वही आरिश उसके पास आते हुए एकदम से उसके दोनों गालों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कासकर आर्या के गालों को दबाता है, जिससे आर्या की दर्द भरी एक चीज निकल जाती है। पर आरिश उस पर कोई भी उसे पर ध्यान नहीं देता है और वह आर्या के चेहरे को और भी गहरी आंखों में घूरते हुए बोला, अगर तुम्हें ये काम नहीं करना है तो चलो कुछ और करते हैं। वैसे भी तुम्हें ये सब काम कहाँ से पसंद आएगा? तुम्हें तो बस लोगों की बिस्तर पसंद आते हैं। इतना कहने के बाद आदर्श झटके से आर्या को वही बेड पर फेंक देता है। वही आर्या, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आया था, अचानक से भी इस हरकत की वजह से वह एकदम से डर जाती है और वह तुरंत ही बेड से उठाते हुए बेड पर बैठ जाती है और आरिश की तरफ देखने लगती है। आरिश, जो कि इस समय सिर्फ अपनी टॉवल में था क्योंकि वह अभी फ्रेश होकर बाहर आया था, जिसकी वजह से उसकी मुस्कुराने बॉडी आर्या की आंखों के सामने थे। पर इस समय आर्या को उसकी खूबसूरती नहीं नजर आ रही थी। अगर आर्या को कुछ नजर आ रहा था तो वह था आरिश को देखकर उसकी आंखों में जो डरो भर आया था। न जाने क्यों आर्या, जो हमेशा आरिश से चिपके रहती थी, आज उसे आरिश को देखकर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था।
आरिश अब आर्या के बगल में बेड पर बैठ जाता है और वह एकदम से उसे खींचते हुए अपने नीचे कर देता है और खुद उसके ऊपर झुकते हुए उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए अपनी एक हाथ को बढ़ाकर धीरे से उसके गालों को टच करता है। और इसकी आंखों में इस समय अगर कुछ नजर आ रहा था तो वह था सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत। सोना नहीं जानती थी कि आरिश आज ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। एक तो सुबह सुबह उसे इस तरह से उसके पीजी से उठा लाना, वह भी बिना कुछ बताएं, और फिर सीधा कोर्ट ले जाकर शादी कर लेना, और अब शादी के बाद यहाँ अपने घर ले आना, और फिर उसका ऐसा बिहेवियर। आर्या सहमी नज़रों से आरिश को ही देख रही थी, तो वही आरिश अपनी नफरत भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। आज आरिश की नज़रों में अपने लिए नफरत देखकर आर्या बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। आर्या धीरे से अपनी छोटे छोटे हाथों को आरिश के सीने पर रखती है और फिर आरिश को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर उसके जवाब में आदेश उसके दोनों छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में पकड़ता है और उसे उसके सिर के ऊपर लगाते हुए छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, कोशिश भी मत करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आज के दिन तुम्हारे लिए हमेशा के लिए यादगार हो जाए। वैसे यादगार तो बनाना ही है, आफ्टर ऑल आज हमारे वेडिंग डे जो है, तो चलो शुरू करते हैं। वह काम ना सही ये काम कर लो। इससे पहले आर्या आरिश की कोई भी बात समझ पाती, उससे पहले ही आरिश आर्या के चेहरे को पकड़कर अपने करीब करता है और अगले ही पाल आर्या के छोटे छोटे मुलायम से होठों को हरीश के सख्त होठों के बीच फंसे हुए थे। एपिसोड 109 इंटिमेसी। अब तक और अब शादी के बाद यहाँ अपने घर ले आना और फिर उसका ऐसा बिहेवियर। आर्या सहमी नज़रों से आरिश को ही देख रही थी, तो वही आरिश अपनी नफरत भरी निगाहों से उसे ही देख रहा था। आज आरिश की नज़रों में अपने लिए नफरत देखकर आर्या बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। आर्या धीरे से अपनी छोटे छोटे हाथों को आरिश के सीने पर रखती है और फिर आरिश को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, पर उसके जवाब में आदेश उसके दोनों छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में पकड़ता है और उसे उसके सिर के ऊपर लगाते हुए छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, कोशिश भी मत करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आज के दिन तुम्हारे लिए हमेशा के लिए यादगार हो जाए। वैसे यादगार तो बनाना ही है, आफ्टर ऑल आज हमारे वेडिंग डे जो है, तो चलो शुरू करते हैं। वह काम ना सही ये काम कर लो। इससे पहले आर्या आरिश की कोई भी बात समझ पाती, उससे पहले ही आरिश आर्या के चेहरे को पकड़कर अपने करीब करता है और अगले ही पाल आर्या के छोटे छोटे मुलायम से होठों को आरिश के सख्त होठों के बीच फंसे हुए थे। अब आगे आरिश के होठों को अपने होठों पर महसूस करते हैं आर्या जैसे अपनी जगह पर जम सी गई थी। ये पहली बार था जब आरिश उसके इतने करीब आ रहा था। ऐसा नहीं था कि आरिश ने कभी उसे किसने किया था, पर सिर्फ उसके गाल पर, उसके माथे पर, और वह भी बहुत ही प्यार से। पर आज इस किस में आरिश का प्यार कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। नजर कुछ आ रहा था तो वह था सिर्फ गुस्सा और नफरत, और उस गुस्से और नफरत में जाकर उसके होठों को अपने दांतों से काटे जा रहा था, जिससे आर्या तकलीफ होने लगी थी और इसी वजह से वह आरिश के नीचे छटपटाने लगी थी। पर आरिश बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। कहीं आर्या जब देखती है कि आरिश उसे छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है तो उसकी आंखों में आंसू भरने लगते हैं, क्योंकि आरिश ने आज से पहले उसके साथ कभी इस तरह की जबरदस्ती नहीं की थी। वह उसकी हर एक छोटे से छोटी बात को अपनी बात से भी आगे रखता था। उसके छोटे से छोटी इच्छा आरिश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती थी, पर आज उसकी कोई भी बात आरिश के लिए कोई भी मायने नहीं रख रही थी। आज सिर्फ अपने जिद में उसके करीब बस आए जा रहा था। काफी टाइम की लंबी किस के बाद फाइनली आरिश उसके होठों को छोड़ता है, पर जैसे ही नहीं आरिश आर्या के होठों को आज़ाद करता है, आर्या के होठों से खून रीसना शुरू हो जाता है, क्योंकि आरिश नहीं छोड़ते समय बहुत ही कसकर उसके होठों पर अपने दांत चुभा दिए थे, जिसकी वजह से तुरंत ही उसके होंठ कट गए थे और आर्या दर्द से छटपटा उठती है। वही आरिश आर्या के चेहरे को मिथाम की दूसरी तरफ घुमाता है और खुद अपना चेहरा वह उसकी गर्दन पर टिका देता है। आरिश की गर्म सांसें आर्या को अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी और आज आरिश के करीबी भी उसे सुकून नहीं बल्कि बेचैन कर रहे थे। आर्या आरिश के हाथों से अब अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं। वही उसके रोने की आवाज़ भी अब तेज होने लगी थी। वह अपनी आंसू भरी नज़रों से आरिश की तरफ देखते हुए अपने कांपते हुए आवाज़ में बोली, यह आप क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, आप मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे हो। आर्य की आवाज़ कांप रही थी, क्योंकि आज जो रूप उसके सामने आरिश का था वह उसकी उम्मीद से परे था। वही आर्या की बातें सुनने के बाद आरिश अपनी नज़र उठाकर आर्या की तरफ देखता है। आर्या का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ देखकर एक पल को वह खामोश रह जाता है
पर अगले ही पल जैसे उसे कुछ याद आता है और वह अपनी आंखें छोटी करके अपनी घूरती हुई नजरों से आर्या के छोटे से चेहरे को देखता है, जो कि पूरी तरह से लाल था। वो अब आर्या के छोटे से चेहरे को पकड़कर उसके गालों को दबाते हुए उसकी गहरी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें तकलीफ हो रही है राइट? पर उस तकलीफ का क्या, जो तुमने मुझे दी है? मुझसे प्यार का दावा करके किसी और के बिस्तर तक जाने में तुम्हें शर्म नहीं आई? क्यों गई तुम उसके पास? क्या अगर कोई तुम्हारे प्यार को तुम ठुकरा देगा तो तुम किसी और के बिस्तर तक पहुंच जाओगी? बोलो। यह उम्मीद तो मैं तुमसे कभी नहीं किया था। एक बच्ची की तरह रखता था तुम्हें अपने पास, पर मुझे नहीं पता था वह बच्ची इतनी बड़ी हो जाएगी कि मेरे समझने को वह इतने अच्छी तरीके से समझेगी कि किसी और के बिस्तर तक जाते हुए भी उसे शर्म नहीं आएगी। फिर आज तुम्हें क्यों आ रही है? आफ्टर ऑल हस्बैंड हूँ मैं तुम्हारा, प्यार करती हो तुम मुझसे, फिर मेरे करीब आने से तुम कंफर्टेबल क्यों हो रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा प्यार भी उस बिस्तर पर जाते ही बदल गया? आरिश की कोई भी बातें आर्य को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, पर बार बार आरिश का ये कहना कि वह किसी के बेड पर गई है, यह उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किसके बेड पर गई है और आरिश उसे इतना ज़्यादा नाराज क्यों है। वह अपने आंसू भरी आंखों से आरिश की तरफ देखते हुए अपनी आवाज़ में कुछ कहने को होती है कि उससे पहले ही आरिश उसके गालों को जबरदस्ती दबाते हुए उसकी गहरी आंखों में देखते हुए बोला, एक शब्द भी अपने मुंह से निकलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अब तक तुम जिंदा हो इसी बात का शुक्र करो, क्योंकि जो तुमने किया है उसके बाद तो तुम मेरे घर के सर्वेंट बनने लायक भी नहीं हो। मैं तो फिर भी तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दिया, और अब जब तुम्हें पत्नी का दर्जा दिया है तो आप पत्नी होने के फर्ज को निभाओ। दोबारा तुम्हारे मुंह से एक आवाज भी नहीं निकालनी चाहिए, आई बात समझ? आखिरी के शब्द बोलते बोलते आरिश चीख उठता है, तो वही उसके चीखने से आर्या बिल्कुल सहम सी जाती है और वह तुरंत ही डरते हुए नजरों से आरिश की तरफ देखते हुए अपने छोटे से सर को जल्दी जल्दी से हाँ में हिला देती है, पर उसकी आंखों से आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह अब भी रोए जा रही थी। वही आरिश आर्या से अपनी नजरें फेरते हुए अपने सर को दूसरी तरफ घुमाते हुए गहरी गहरी सांस लेता है, जैसे वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। पर काफी कोशिशें के बाद भी जब वह खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता तो एक बार फिर से वह आर्या के ऊपर टूट पड़ता है और अगले ही कुछ ही पलों में आर्या के कपड़े नीचे बिखरे हुए थे और उसके साथ ही साथ आरिश के भी कपड़े नीचे बिखरे हुए थे। वहीं पर ब्लैंकेट के अंदर आर्या और आरिश दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। आर्या की आंखों में अब भी आंसू थे और वह आरिश को देखते हुए बस रो ही जा रही थी। तो वही आदेश उसके रोने को अनदेखा करते हुए आरिश बस उसके जिस्म पर अपने निशान छोड़ता जा रहा था। आरिश आर्या के गले से लेकर उसके कंधों तक और फिर उसके सीने तक अपने काटने के निशान बना देता है। वही आरिश के इस तरह से जंगली बिहेवियर की वजह से आर्या को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वह नाजुक से लड़की जिसे फूलों की तरह संभाल कर पाल गया था, भला वह कैसे आरिश के जबरदस्ती को बर्दाश्त कर पाते। आरिश इस समय आर्या की कमर पर अपने होंठ फिरा रहा था, तो वही आर्या कसकर ब्लैंकेट को अपने मुट्ठी में भरे हुए अपने सर को बार बार इधर उधर कर रही थी। वही अब आरिश के होंठ नीचे तक का सफर तय करने लगे थे और आरिश के इस हरकत पर आर्या पूरी तरह से शिहर उठती है। आर्या तुरंत ही अपनी बॉडी को सिकोड़ लेती है, तो वही उसके हरकत को देखकर आरिश अपने सर को उठाकर आर्या की तरफ देखता है और फिर वह अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए तुरंत ही उसके पैरों को पकड़कर वह अपनी तरफ खींचता है, जिससे आर्या एकदम से नीचे की तरफ खिसक जाती है और अब आरिश उसके पैरों के पास बैठा हुआ था और आर्या के पैर उसके कमर में लिपटे हुए थे। जहां आर्या अपनी डरी हुई भी नजरों से अब आरिश को देख रही थी, तो वही आरिश पर उसकी गहरी नीली आंखों में देखते हुए अपने हाथों की हरकत से उसे परेशान कर रहा था। वही आर्या आरिश के हाथों को अपने कमर से नीचे महसूस करते हुए सुबक रही थी और आरिश उसे रोता हुआ देख रहा था। कुछ पल यूं ही आरिश आर्या को देखता रहता है और अगले ही पल वो खुद को आर्या के ऊपर छोड़ता है और आर्या को अपने आगोश में भर लेता है। आर्या इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और आरिश के ऐसा करते ही आर्या दर्द से छटपटा उठती है और उसकी एक दर्द भरी तेज चिक पूरे पैलेस की शांति को भंग करते हुए पूरे पैलेस में गूंज उठती है और आर्या की इतनी तेज चिक सुनते हैं आरिश का भी दिल एक बार धड़कसा रह जाता है और वह बिल्कुल अपनी जगह पर जम जाता है। वहीं अब आर्या दर्द से अपने सर को बार बार इधर उधर पटक रही थी और वह आरिश को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। दर्द की वजह से आर्या का छोटा सा चेहरा इतनी बुरी तरह से लाल हो गया था, मानो छूते ही उससे खून बहाना शुरू हो जाएगा।
वही आरिश जो कि आर्या को ही देखे जा रहा था। आर्या तब से बिल्कुल खामोश थी, पर अचानक से ही उसके इतनी तेज चीख और इतनी तेज रोने की आवाज़ सुनकर आरिश एक पल को सन्न हो जाता है और वह किसी मूर्ति की तरह बस आर्या को देखता रहता है। पर अगले ही पल आरिश जैसे होश में आता है और वह तुरंत ही अपने सर को नीचे करके देखता है और उस नज़ारे को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वह अगले ही पल अपनी नज़र नहीं उठाकर आर्या की तरफ देखता है और झटके से खुद को आर्या से अलग कर लेता है। उसके अलग होते ही जैसे आर्य की जान में जान आती है, पर अब भी उसका रोना जारी था। इधर आरिश सीधा बेड से नीचे आता है और वह सीधा बाथरूम में जाता है और अगले ही पल में बाथरूम से निकलकर चेंजिंग रूम में जाता है और अपने कपड़े चेंज करने के बाद वह सीधा रूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि अब एक पल भी इस रूम में रहना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। वही आर्या जो कि अभी भी बेड पर ही पड़ी हुई थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके किसी ने जान निकाल ली हो। उससे अपनी उंगली तक हिलाई नहीं जा रही थी। उसे नहीं पता था अभी अभी जो उसके साथ हुआ वह क्या था, पर जो भी था बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। आर्या दोबारा कभी भी अपनी जिंदगी में इसे दोहराने नहीं चाहती थी। आर्या धीरे धीरे रोते हुए अपनी बॉडी को समेटना शुरू कर देती है और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से खुद को खुद में ही समेटकर अपने चेहरे को ताकि में छुपाए वैसे सिसकने लगती है। ये दर्द उसकी जान निकलता जा रहा था और उसके लिए बर्दाश्त करना मौत से भी ज़्यादा भयंकर था। जिस लड़की से एक छोटे से चोट तक बर्दाश्त नहीं होते थे, ये दर्द तो फिर भी उसके लिए बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था, इतना कि जितना कि नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और अभी उम्र ही क्या थी उसकी, 18 साल की उम्र में इतना भयानक एक्सपीरियंस सोच से भी बहुत ज़्यादा भयानक होता है। एपिसोड 110 वाइफी बात क्या है। अब तक आरिश सीधा बेड से नीचे आता है और वह सीधा बाथरूम में जाता है और अगले ही पल में बाथरूम से निकलकर चेंजिंग रूम में जाता है और अपने कपड़े चेंज करने के बाद वह सीधा रूम से बाहर चला जाता है, क्योंकि अब एक पल भी इस रूम में रहना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। वही आर्या जो कि अभी भी बेड पर ही पड़ी हुई थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके किसी ने जान निकाल ली हो। उससे अपनी उंगली तक हिलाई नहीं जा रही थी। उसे नहीं पता था अभी अभी जो उसके साथ हुआ वह क्या था, पर जो भी था बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था। आर्या दोबारा कभी भी अपनी जिंदगी में इसे दोहराने नहीं चाहती थी। आर्या धीरे धीरे रोते हुए अपनी बॉडी को समेटना शुरू कर देती है और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह से खुद को खुद में ही समेटकर अपने चेहरे को ताकि में छुपाए वैसे सिसकने लगती है। ये दर्द उसकी जान निकलता जा रहा था और उसके लिए बर्दाश्त करना मौत से भी ज़्यादा भयंकर था। जिस लड़की से एक छोटे से चोट तक बर्दाश्त नहीं होते थे, ये दर्द तो फिर भी उसके लिए बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था, इतना कि जितना कि नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और अभी उम्र ही क्या थी उसकी, 18 साल की उम्र में इतना भयानक एक्सपीरियंस सोच से भी बहुत ज़्यादा भयानक होता है। अब आगे रोते रोते कब आर्या अपनी दुनिया से गुम हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता है। जब कुछ घंटे बंद उसे होश आता है तो वह अभी बेड पर इस हालत में पड़ी हुई थी जिस हालत में आरिश उसे छोड़कर गया था। ना तो अब तक कमरे में खुद आया था और न ही आरिश के अलावा कोई और कमरे में आया था। मतलब साफ था कि इस पैलेस में उसके और आरिश के अलावा और कोई भी नहीं था, क्योंकि उसने आते समय ही देख लिया था ये पैलेस पूरी तरह से खाली था। और जब कोई नहीं था तो किसी और से उम्मीद करना कि कोई आकर उसे उठने में हेल्प कर दे या फिर उसे उठाने में मदद कर दे या फिर उसे तैयार कर दे, ये तो किसी सपने जैसा ही था। आर्या अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखें सूजी हुई थी और वह अपनी लाल आंखें इधर उधर घुमावर देख रही थी। इस समय उसे एहसास ही नहीं था कि वह किस जगह पर है, पर जैसे ही वह पूरे रूम में अपनी नसें घूम लेती है और उसे समझ में आता है कि वह कहाँ है, वह तुरंत ही उठकर बैठने की कोशिश करने लगती है। पर जैसे ही वह अपनी बॉडी को हल्का सा घुमाती है, एक दर्द भरी चीख फिर से उसके मुंह से निकल जाती है और एक बार फिर से आंसू अपनी जगह उसकी आंखों में बना लेते हैं। आर्या फिर से सुबकते के हुए इधर उधर देखने लगती है। अब आर्या सीधा दरवाजे की तरफ देखने लगती है, शायद आरिश आ जाए। वह अभी यही उम्मीद लग रही थी कि आरिश उसके पास आए, क्योंकि इस समय इस दर्द में भी उसे आरिश ही चाहिए था। आर्या ने अगर अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा यकीन किसी पर किया था तो वह आरिश था, और करती भी क्यों ना, क्योंकि इस कॉलेज में आने के बाद जो वह अकेली पड़ी थी तो आरिश ने उसका साथ दिया था। आरिश जो कि लास्ट ईयर का स्टूडेंट था, फिर भी उसने उसे एक बच्ची की तरह उसे कॉलेज में रखा था और आरिश के रहते हुए उसकी तरफ किसी की आंखें उठाने तक की हिम्मत नहीं हुई थी। और आर्या ने अपना ट्रांसफ़र करवाया था, वह सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। आरिश और आर्या दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था।
जहां आरिश मास्टर की डिग्री ले रहा था तो वही आर्या अपनी बैचलर डिग्री ले रही थी। पर न जाने अचानक आज आरिश को क्या हो गया जो वह आज खुद उसे हद तक दर्द पहुंचाने में लगा था जिस हद तक वह कभी सोच भी नहीं सकता था। और जिस दर्द में वह कभी उसे देख भी नहीं सकता था आज वह खुद हालत में कर चला गया था। आर्या की नम आंखें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी, पर जब काफी देर तक कोई कमरे के अंदर नहीं आता तो वह आखिर में धीरे धीरे से बेदर से उठने की कोशिश करती है। हालांकि उसका पूरा बदन दर्द से टूट रहा था और उसके पैर वो तो पूरी तरह से सन हो चुके थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके पैर हो ही ना, क्योंकि अपने पैरों पर खड़े हो पाना उसके लिए इस समय बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। पर फिर भी वह धीरे से अपने पैरों को फर्श पर रखती है और वह बेड से उठती है, पर जैसे ही वह बेड से उठती है एकदम से लड़खड़ाते हुए वह सीधा जाकर फर्श पर गिरती है और इसी के साथ एक बार फिर से उसकी तेज चीखें निकल जाती हैं। फ्लैशबैक एंड सोना तुरंत ही हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलती है। वह पानी के इतने अंदर चली गई थी कि उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। वह तुरंत ही ऊपर जाकर गहरी गहरी सांस लेने लगती है। पानी में रहने के बाद भी उसके माथे पर पसीने के बंदे अब चमकने लगी थी। वह अपने सीने पर हाथ रखकर धीरे धीरे खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। ये यादें एक ऐसी याद थी जिसे वह अपनी जिंदगी में दोबारा कभी याद नहीं करना चाहती थी, पर आज यह यादें उसकी जिंदगी में लौट आई थी। सोने की आंखें नम हो चुकी था और वो नम आंखों से ऊपर सीलिंग की तरफ देखने लगती हैं। उसकी आंखों में आज अनकही जज्बात नजर आ रहे थे। उसकी आंखों में आंसू बहुत दर्द नजर आ रहे थे। जिस दर्द से आज तक सिद्धार्थ ने उसे बचा कर रखा था, आज वह दर्द खुद चलकर उसके पास आया था और वह खुद ही जाकर उसे दर्द को अपने गले से लगा कर आई थी। सोना जो कि काफी देर से बाथरूम के अंदर थी, अचानक से ही उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाना की आवाज आती है और बाहर से सिद्धार्थ की आवाज आती है, वाइफी मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो। तुम इतनी देर से अंदर क्या कर रही हो? देखो वाइफी, तुम इस तरह से मुझे डरा रही हो। अगर तुमने खुद को जरा सा भी चोट पहुंचा तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। बाहर से सिद्धार्थ की आवाज सुनकर सोने जैसे अपनी दुनिया से बाहर आती है। वह तुरंत ही अपने चेहरे पर पानी की छींटें मरती है और वह तुरंत ही बाथटब से बाहर निकल आती है। बाथटब से निकलने के बाद वह तुरंत ही अपने कपड़े चेंज करके बाथरोब पहनती है और वह जाकर मिरर के सामने खड़ी हो जाती है। मिरर के सामने आने के बाद वह 2-4 गहरी सांस से लेकर खुद को इस तरह से नॉर्मल कर लेती है जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। पर उसकी आंखें अंदर जो कुछ भी हुआ था उसकी गवाही अब भी दे रही थी। सोना चाहे कितना भी खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करे, पर वह ये भी जानती थी कि उसकी आंखें सिद्धार्थ को सारी बातें बयां कर देगी और सिद्धार्थ तो उसकी आंखें देखते ही समझ जाएगा कि वह बाथरूम के अंदर रो रही थी। फिर सोना को इसका रीजन भी सिद्धार्थ को बताना पड़ेगा और सिद्धार्थ को इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था। सोने की मजबूरी थी, उसे बाहर तो जाना ही था। सोना खुद को पूरी तरह से नॉर्मल दिखाने के लिए अपने गालों पर धीरे धीरे थपथपाती है और फिर गहरी सांस लेकर वह दरवाजे के पास आती है। दरवाजा जैसे ही खुलता है, सिद्धार्थ जो दरवाजे से ही टिका हुआ था वो हड़बड़ाते हुए बाथरूम के अंदर आता है और वह हैरानी भरी नजरों से सोने की तरफ देखने लगता है। सोना इस समय बाथरूम में उसके सामने खड़ी थी। सोने के पूरे बाल भीगे हुए थे और वो पूरी तरह से बिखरे हुए उसके कमर पर फैले हुए थे। वही उसका छोटा सा चेहरा इसमें नीचे झुका हुआ था। सिद्धार्थ हैरानी से सोना को ऊपर से नीचे तक देखता है। सोना ने इस समय ब्लू कलर का बाथरोब पहन रखा था जो उसके घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक आ रहे थे। सिद्धार्थ गहरी नजरों से सोना को देखने के बाद धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर वह सोने के हाथों को अपने हाथों में लेता है, पर जैसे ही वह सोने के हाथों को अपने हाथों में पकड़ता है सोने की पूरी बॉडी उसे ठंडी महसूस होती है। सोने के हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा थे और सोने के बॉडी टेम्परेचर को महसूस करते हैं सिद्धार्थ की तो मानो जैसे जान ही सूख गई हो। वह तुरंत ही हैरानी से सोने की तरफ देखता है और वह उसके हाथों को छोड़ दोनों हथेलियां से उसके छोटे से चेहरे को थाम कर ऊपर उठाता है और फिर उसके गहरी नज़रों में देखने लगता है तो वही सोना बार बार सिद्धार्थ से अपनी नज़र चुराने की कोशिश कर रही थी। सोने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह सिद्धार्थ से अपनी नज़रें मिला ले। वही सिद्धार्थ भी सोने के ऐसे बिहेवियर को अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा था, पर वह कुछ भी नहीं कहता है और आगे बढ़कर सोना को अपनी गोद में उठता है और फिर वह उसे लेकर कमरे में चला आता है। कमरे में आने के बाद सिद्धार्थ तुरंत ही सोने के बैग से उसके कपड़े निकाल कर लाता है और फिर सोने के सामने बेड पर रखते हुए बोला, अगले 2 मिनट में चेंज करके मेरे सामने आओ। सिद्धार्थ की आवाज़ इस समय बहुत ही ज़्यादा कठोर थी और उसके आवाज़ में नाराज़गी के साथ साथ गुस्सा भी नजर आ ही रहा था और सोना उसके गुस्से को बखूबी महसूस कर पा रही थी।
सोना कुछ भी नहीं कहती है और वह कपड़े उठा लेती है, जिसके बाद सिद्धार्थ तुरंत ही दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर चला जाता है। ये सोने के लिए एक वार्निंग था कि वह दोबारा बाथरूम में न जाए। सोना कमरे में ही अपने कपड़े चेंज करती है और फिर वह कपड़े चेंज करने के बाद बेड पर बैठ जाती है। सिद्धार्थ ने उसे 2 मिनट का टाइम दिया था, पर वो 5 मिनट बाद अपने कमरे में वापस आता है। कमरे में वापस आने के बाद उसकी नज़र पड़ जाती है जहां सोना चुपचाप अपने सर को झुकाए हुए बैठे हुई थी। सिद्धार्थ सोना को देखता है, उसके बाद फिर वह अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देता है। वही सोने जैसे जैसे सिद्धार्थ को अपने नज़दीक आता हुआ महसूस कर रही थी, उसकी घबराहट बढ़ाती ही जा रही थी। उसके दिल की धड़कन में इस समय बेहद तेज हो चुकी थी, शायद उसके धड़कते दिल की आवाज़ सिद्धार्थ के कानों तक जा रहे थे। सिद्धार्थ अपनी धीमी कदमों से चलते हुए जाकर सोना के सामने बेड पर बैठता है और फिर मैं धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर सोने के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लेता है। सोने के हाथ काफ़ी ज़्यादा ठंडा थे। वह उसे अपने हाथों में लेने के बाद धीरे धीरे उसके हथेलियों को रब करने के बाद सोने की छोटे से चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए बोला, वाइफी अब सच सच बताओ कि क्या बात है, और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम जानती हो मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम्हारी आंखों में मैं सच देख सकता हूँ। इसलिए आप खुद ही बताओ कि तुम अंदर क्या कर रही थी और तुम इतनी देर से रो क्यों रही थी। सिद्धार्थ के सवाल को सुनते हैं जैसे सोने की सांस ही अटक गई हो। वह तुरंत ही अपनी नज़रें सिद्धार्थ की तरफ उठाती है, पर अगले ही पल वह सिद्धार्थ से अपनी नज़र फेर लेती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि सिद्धार्थ से नज़रें मिलाकर झूठ बोल पाए या फिर उसे सच बताने से इनकार कर पाए। इसलिए वह अपने सर को झुकाए हुए धीरे से ही अपने सर को ना में हिला देती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ अपने दांत किटकिटा कर रह जाता है। पर फिर वह गहरी सांस लेते मैं खुद को नॉर्मल करते हुए सोने की तरफ बहुत ही गौर से देखता है और फिर अपने शांत आवाज में बोला, वाइफी मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ बात क्या है, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और तुम पूरे 2 घंटे बाथरूम में रोकर आए हो और यह कोई छोटी बात नहीं है और ना ही तुम इतनी समझदार हो कि तुम मुझसे सच छुपा कर खुद उसे सिचुएशन से डील कर पाओ। इसलिए साफ साफ बताओ कि बात क्या है। सिद्धार्थ के ऐसे पूछने पर एक बार फिर से सोने की आंखों में आंसू भरने लगते हैं